टूटा हुआ तारा किस नंबर 39। लाला रुख साकित सी खड़ी थी, उसके बस लब हिले थे। हुमायूं हुमायूं एकदम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। लाला रुख लड़खड़ाकर पीछे हटी। उसने खौफजदा होकर हुमायूं को देखा था। हाँ मैं। हुमायूं ने उसे देखकर इतराफ़ में देखा था। तो तुम यहाँ छुपी बैठी थी। घर को उसने हकारत भरी निगाहों से देखा। निकल जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। लाला रुख ने बामुश्किल खुद को संभालते नफरत से कहा। जवाबन वो कहका लगाकर हंसा था। इतनी आसानी से अब नहीं निकलूँगा। अब तुम देखो मैं क्या क्या करता हूँ। वो बड़ी मकरू हंसी थी उसकी। लाला रुख के चेहरे पर एकदम तकलीफ की कैफियत पैदा हुई थी। बहुत छुप लिया तुमने। तुम्हारा ये चूहे बिल्ली वाला खेल ख़त्म। एक अरसे से तुम्हें तलाश कर रहा था, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। खुदा का वास्ता है, जान छोड़ दो मेरी। सब कुछ छोड़कर आ गई थी मैं, सब कुछ तुम लोगों के हवाले करके। अब क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? छोड़ तो आई थी, लेकिन असल कागजात तुम साथ लाई थी। तुम्हारा क्या भरोसा तुम कब हमारे खिलाफ उठ खड़ी हो। हम सारे काम प्रॉपर करते हैं, अपने लिए कोई रिस्क नहीं छोड़ते। तो अब क्या चाहते हो? असल कागजात हमारे हवाले कर दो। मेरे पास कोई कागजात नहीं है। कुर्बान जाऊँ तुम्हारी इस हसीन सूरत पर। तुमने कहा और मैंने मान लिया। ये कभी हो ही नहीं सकता। लाला रुख ने लब भींच लिए थे। आराम से असल कागजात मेरे हवाले कर दो, वरना। वो नफरत से चीखा और लाला रुख को बाजू से थामकर खुद से करीब किया था। लाला रुख की एक चीख निकली थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। वो चीख रही थी, लेकिन हुमायूं पर कोई असर न था। हुमायूं प्लीज़ छोड़ दो, मेरे पास कोई कागजात नहीं, मैं सच कह रही हूँ। वो शिद्दत से गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उस वक्त हुमायूं एक वैशी इंसान बना हुआ था जिस पर उसकी पुकार का कोई असर नहीं हो रहा था। ठीक है, कागजात नहीं तो हमारे साथ जाएगी। उसने लाला रुख को बाहर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। लाला रुख माही बेआब की तरह तड़प रही थी। चंद साला ईसा माँ की चीखों पुकार सुनकर उठ गया था। वो भाग कर बाहर आया, लेकिन माँ और एक अजनबी मर्द को देखकर वो वहीं सहम कर खड़ा हो गया था। हुमायूं से लेकर बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ा था, लेकिन लाला रुख ने बचाव की कोई सूरत न पाकर हुमायूं के हाथों पर दांत गाड़ दिए थे। जैसे ही हुमायूं की गिरफ्त ढीली पड़ी, वो भागी और नन्हे ईसा को कमरे में धकेलकर उसने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगाई थी। दरवाजे के साथ लगी वो थर थर कांप रही थी। नन्हा ईसा हैरत से उसे देख रहा था। बाहर मौजूद हुमायूं ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को ठोकरें मारते, मुग़लज़ात भी बक रहा था और फिर बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। शायद अफशा आ गई थी। हुमायूं उसे धमकियाँ देता भाग गया था। लाला रुख ने गुमसुम खड़े सहमे से बेटे को एकदम खींचकर सीने से चिमटा लिया था। कुछ देर बाद घर में अफशा और दीगर लोगों के बोलने की आवाज़ें गूंजने लगी और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई थी। लाला, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ अफशा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। लाला रुख के वजूद में गोया ज़िंदगी की लहर सी दौड़ गई। उसने ईसा को खुद से जुदा करते दरवाज़ा खोला था। अफशा, खाला भी और ज़िया परेशान खड़े थे। खाला भी लाला रुख बेख्तियार रोते हुए अफशा के गले लगी थी। वो आया था अफशा, वो मुझे ज़बरदस्ती साथ ले जाना चाहता था। उसने मुझे ढूंढ लिया, वो अब हमें नहीं छोड़ेगा। हुमायूं आ गया अफशा। वो हज़रत खौफज़दा होने के साथ शिद्दत से रो रही थी। सभी ने उसे पुरसकून होने दिया। फिर खाला भी ने पानी लाकर पिलाया था। जब हम घर में दाखिल हुए तो वो दरवाजे को पीट रहा था। हमें अंदाज़ा नहीं था कि वो हुमायूं होगा। वो तो धमकियाँ देता निकल गया हमें देखकर। खाला भी हैरत से बता रही थी, ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। वो पीछा नहीं छोड़ेगा। अफशा भी परेशान हो गई थी। ऐसे क्रिमिनल शख्स का बस एक ही हल है, पुलिस में रिपोर्ट करा देते। एक शख्स के खौफ में भला हम कब तक पाबंद रहकर जी सकते हैं? ज़िया ने कहा तो अफशा ने उसे देखा था। कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक बार बाबा ने भी मेरे बाप के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी। जवाबन मेरे बाप ने उन पुलिस वालों को ही ख़रीद कर रिपोर्ट गायब करा दी थी। हुमायूं तो फिर मेरे बाप से 6-2 हाथ आगे है। कोई हल तो निकालना होगा। ऐसे भला कब तक के खौफ के आलम में ज़िंदगी गुजारी जा सकती है? मैं सिकंदर से रब्ता करता हूँ, वो आता है तो देखते हैं क्या करना है, ज़िया ने कहा, जबकि लाला रुख उसी तरह गुमसुम बैठी रही थी। ईसा माँ को रोते देखकर खुद भी रोने लग गया, जिसे ज़िया ने उठा लिया था। हमारा ईसा तो बहुत ही बहादुर बच्चा है, और बहादुर बच्चे नहीं रोते। वो पिचकारते हुए ईसा को लेकर बाहर निकल गया था, जबकि पीछे रोती सिसकती लाला रुख को अफशा ने गले लगाकर दिलासा देने की कोशिश की थी। नफरत महसूस हो रही है मुझे तुमसे। वलीद के अल्फाज पर अना एकदम अपनी जगह जम सी गई थी। वलीद ने उसके मुंह से अपना हाथ हटा लिया था। तुम जो कुछ कर चुकी हो और जो कर रही हो, सब सोच कर दिल चाह रहा है कि तुम्हें एक सेकंड में शूट कर दूँ। वो कुरलाया था। वो अना की तरह अजीब सर्द अंदाज में देख रहा था अना की तरफ। बताओ क्यों किया तुमने ऐसा, बताओ। वो अना के कंधे पर हाथ रखकर चीखा, जबकि अना खौफज़दा हो चुकी थी। उसने
वलीद को कभी उस रूप में नहीं देखा था। वलीद का मेहरबान, हमदर्द और दोस्ताना रवैया हमेशा उसके सामने रहा था। उस वक्त वो वलीद की बजाय कोई और ही शख्स लग रहा था। लेकिन तुम क्या बताओगी? तुम्हारी शक्की फितरत ने तुम्हें कहीं का ना छोड़ा। जी चाह रहा है कि तुम्हें तहस नहस करने में एक सेकंड न लगाऊं। वो बोल नहीं, फुनकार रहा था। अन्ना ने सख्ती से आंखें मींच ली। वलीद ने उसे देखा, कुछ कहना चाहता। उसके लर्जते वजूद और बंद आंखों को देखकर नफ़ी में सर हिलाते उसने बहुत नफरत से अन्ना को देखा था। उसने लब खोले और फिर भींचकर अन्ना को दीवार की तरफ धकेलते तेजी से कमरे से निकल गया था। अन्ना ने एकदम आंखें खोलकर सख्ते की कैफियत में वलीद को जाते देखा था। वलीद कमरे से निकला तो वो भी घुटनों के बल ज़मीन पर गिरकर सिसक उठी थी। ज़िया ने सिकंदर को बुलाया और सिकंदर चला आया था। सारी सूरत हाल सुनकर वो भी परेशान हुआ। ताहम लाला रुख की तरह उसने हौसला नहीं आ रहा था। लाला रुख ने जितना भागना था भाग लिया। वो शख्स अब जो भी करेगा मैं देख लूँगा। जो ज़मीन जायदाद लाला रुख की है वो उसी की रहेगी। वो किसी के हवाले नहीं करेगी। ये मेरी बीवी है, इसकी हिफाजत अब मेरी जिम्मेदारी है। सिकंदर का अंदाज़ हतमी था। तो फिर मेरा मशवरा मानो, पुलिस को रिपोर्ट लिखवा दो। ऐसे लोगों का बस यही हल है। हमारी कुछ दिन बाद की फ़्लाइट है, हम चले जाएंगे और फिर हमारे बाद तुम दोनों कैसे तन्हा उन लोगों से निपटोगे? ज़िया ने मशवरा दिया था। हाँ, मैंने भी यही सोचा, लेकिन इससे पहले मैं एक बार हमायूं से ज़रूर मिलूंगा। सिकंदर का अंदाज़ अटल था। नहीं, आप किसी से नहीं मिलेंगे। आपको नहीं इल्म वो शख्स कितना घटिया है। दौलत के लालच में वो किस हद तक जा सकता है, कोई नहीं जान सकता। लाला रुख एकदम इनकारी हुई थी। सिकंदर ने खामोशी से लाला रुख को देखा था। मैंने सोच लिया है, उसके हवाले सारे कागजात कर दूंगी। तुम ऐसा नहीं करोगे, इस जायदाद पर तुम्हारा हक है। वो शख्स कागजात लेकर भी खामोश नहीं बैठेगा। वो अगर तुम तक पहुंचा है तो कुछ सोच कर ही आया होगा। वो इतनी आसानी से नहीं टलने वाला। सिकंदर ने आराम सुकून से लाला रुख को समझाना चाहा। तुम दोनों मेरा मशवरा मानोगे? कब की खामोश बैठी अफशा ने कहा। सभी ने उसे देखा। तुम लोगों का घर तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, हर चीज़ रेडी है। तुम लोग ऐसा करो, वहाँ शिफ्ट हो जाओ, कुछ दिन गुजरने दो। अगर हमायूं ने फिर इधर का रुख किया या पीछा किया तो फिर पुलिस की मदद ली जा सकती है। अफशा बेटी ठीक कह रही है, हमायूं को नए घर का इल्म नहीं होगा। तुम लोग सहूलत से वहाँ रह सकते हो। खाला भी ने भी मशवरा दिया था। सिकंदर और लाला रुख ने संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया था। अभी उस घर में फर्नीचर, कराकरी, बहुत सारी चीज़ों की कमी थी, लेकिन अगले दिन वो लोग बहुत खामोशी से वहाँ शिफ्ट हो गए थे। ज़िया और अफशा वापसी की तैयारियां कर रहे थे। कुछ दिन बाद उनकी फ़्लाइट थी। नए घर में आए उनको 2 दिन हो गए थे। बाज़ाहिर सब ठीक था, लेकिन न जाने क्यों लाला रुख के दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया था। सिकंदर आजकल उसी शहर में था। उसने कुछ माह से कारोबार अलग कर लिया था। अब वो खुद ही एक शहर से दूसरे शहर माल डिलीवर करने जाता था। हस्बे मामूल वो उस सुबह घर से निकला, क्योंकि आज उसे दूसरे शहर जाना था। वो लाला रुख को अच्छी तरह समझा बुझाकर निकला था। लाला रुख अगर नए घर में खौफ महसूस करे तो वो बच्चों को लेकर खाला भी के यहाँ चली जाए। सिकंदर को अगले दिन वापस आना था। लाला रुख सारा दिन घर के कामों में मसरूफ़ रही थी। दोपहर ढली तो उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो यही समझी कि अफशा भैया ज़िया में से कोई होगा। ये सोचकर उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ अजनबी शख्स को देखकर चौंक गई। ये आपके लिए ख़त है। अजनबी ने एक बंद लिफाफा उसे थमाकर चला गया। लाला रुख लिफाफा पकड़े अंदर आ गई थी। उसने लिफाफा चाक किया। अंदर जो तहरीर दर्ज थी वो पढ़कर लाला रुख एकदम साकित रह गई थी। तुम्हारा शौहर हमारे पास है। अगर उसकी ज़िंदगी चाहती हो तो चुपचाप बगैर पुलिस को इतला किए इस खत के आखिर में दर्ज पते पर पहुंच जाओ, वरना रात तक तुम्हें अपने शौहर की लाश मिलेगी। और हाँ, तमाम कारोबार और जायदाद के असल कागजात लाना मत भूलना, वरना तुम्हारा शौहर बेकसूर मारा जाएगा। लाला रुख ने कई बार ख़त उल्ट पुल्ट कर देखा। ख़त की पिछली तरफ एक एड्रेस लिखा हुआ था जो उसी शहर का था। सिकंदर को हमायूं की कैद में सोच कर ही लाला रुख की जान निकलने लगी। उसने जल्दी जल्दी बच्चों को साथ लिया और खाला भी की तरफ आ गई। अफशा और ज़िया घर पर न थे। उसने खाला को मुख्तसरन सब बताया। खाला भी तन्हा अकेली औरत भला क्या कर सकती थी। वो उसे कोई मशवरा भी ना दे सकी। उसने बच्चों को खाला भी के हवाले किया और ख़ुद तमाम कागजात लेकर घर से निकल आई थी। राबिया उसके साथ थी। बुखार में भिनकती राबिया को वो घर में नहीं छोड़ पाई थी। मुस्तफ़ा को माजी ने जब बताया तो उनकी अपनी हालत बड़ी अजीब सी हो रही थी। सारी सूरत हाल जानकर मुस्तफ़ा का दिमाग एकदम भग से उड़ गया था। अयाज क्लिनिक आकर शहवार को ले गया था। ये खबर ऐसी थी कि मुस्तफ़ा को लग रहा था जैसे किसी ने उसके वजूद के साथ बम बांध कर उसके वजूद के पर खचे उड़ा दिए
माँ जी का बुरा हाल था, लेकिन लाइबा के सामने वो बामुश्किल खुद पर कंट्रोल कर रही थी। लाइबा सो रही थी। उन्होंने फ़ौरन मुस्तफ़ा और शाहज़ेब साहब को कॉल की और फिर कुछ देर बाद सभी वहाँ पहुँच गए थे। मुस्तफ़ा सारी सूरत हाल जानने के बाद गार्ड की तरफ बढ़ा था। गार्ड ने बताया कि 3 आदमी थे, एक कार में आए थे, एक ने उस पर गन तान ली और बाकी 2 इमारत की तरफ बढ़े थे। तुमने गाड़ी देखी थी? मुस्तफ़ा बहुत ज़ब्त से गार्ड से बात कर रहा था। यस सर, सफ़ेद रंग की कोरोला कार थी। नंबर नोट किया? जी सर। नंबर बताओ मुझे। मुस्तफ़ा एकदम पुरजोश हुआ। शाहज़ेब और अब्बास भी आ गए थे। गार्ड के बताने पर मुस्तफ़ा ने फ़ौरन मोबाइल पर मुख्तलिफ जगहों पर रब्ता करना शुरू कर दिया। इस नंबर को नोट करो, जहाँ भी गाड़ी दिखाई दे फ़ौरन अरेस्ट करो। कुछ देर पहले ये लोग यहाँ से निकले, तकरीबन 35 मिनट पहले। मुस्तफ़ा कॉल बंद करके शाहज़ेब साहब की तरफ बढ़ा था। मैं जा रहा हूँ बाबा जान, दुआ करें शहवार जहाँ कहीं भी हो सही सलामत हो, और इस अयाज को इस दफ़ा मैं नहीं छोड़ूंगा। मुस्तफ़ा मुश्तइल था। शाहज़ेब साहब ने बड़े ज़ब्त से बेटे को देखा। जो भी कदम उठाना सोच समझ कर उठाना। ये मत भूलना कि तुम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो। कोशिश करना अयाज अरेस्ट हो जाए। मुस्तफ़ा के चेहरे के ज़ाविये मज़ीद बिगड़े, ताहम उसने कुछ भी कहने से गुरेज किया था। इस वक्त वो जिस कैफियत से गुजर रहा था, उसके पेश नज़र वो दुनिया को तहस नहस करने से भी गुरेज नहीं करता। वो कुछ भी कहे बगैर वहाँ से निकला तो शाहज़ेब साहब ने अब्बास को भी उसके साथ जाने का इशारा किया। अब्बास भी फ़ौरन मुस्तफ़ा के साथ उसकी गाड़ी में जा बैठा था। अगले 2 घंटे बड़ी तेज़ रफ्तारी से गुजरे। मुस्तफ़ा का मारे ज़ब्त के बुरा हाल था। कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि अयाज शहवार को लेकर कहाँ गया है। मुस्तफ़ा पागलों की तरह हर चीज़ का पीछा कर रहा था। अब्बास लम्हा ब लम्हा मुस्तफ़ा की ढारिस बंधा रहा था। टेक इट इज़ी यार, सब ठीक हो जाएगा, पता चल जाता है शहवार का, तुम बस कूल डाउन रहो। कैसे रहूँ? शहवार गायब हुई है, मेरी बीवी और वो उस करप्ट इंसान के पास है। न जाने वो उसके साथ क्या सलूक करेगा। मुस्तफ़ा के लिए ऐसा कुछ तसव्वुर करना भी किसी अजाब से कम ना था। कुछ नहीं होगा, बस अच्छा सोचो। सोचने की बात है, अयाज को कैसे इल्म हुआ कि शहवार इस वक्त इस क्लिनिक में है? मैं खुद ये सोच सोच कर हैरान हूँ। शहवार घर से नहीं निकल रही थी, आज कॉलेज गई और फिर वहीं से क्लिनिक। अयाज को इतनी मुकम्मल मालूमात कहाँ से मिली थी? अब्बास के कहने पर मुस्तफ़ा ने भी कहा था, हो सकता है उसका कोई साथी मुसलसल हमारा पीछा कर रहा हो। अब्बास ने नुक्ता उठाया था। जो भी है, मैं उस अयाज को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मुस्तफ़ा का अंदाज़ अटल था। अब्बास ने महज उसके कंधे पर हाथ रख के तसल्ली देना चाही थी। शहवार मेरे पास है, मैंने क्लिनिक में से उसे उठा लिया है। रास्ते में वो बेहोश हो गई थी, होश में आती है तो देखो मैं उसका क्या हशर करता हूँ। अयाज ने दुरिया को कॉल की थी और कामयाब हो जाने की इत्तला दी। यू आर ब्रिलियंट बॉय। मुझे यकीन नहीं आ रहा शहवार तुम्हारे पास है। वो बहुत एक्साइटेड हो गई थी। मैं जो एक बार ठान लूँ करके ही दम लेता। वो बहुत खुश था। अब क्या इरादा है? दुरिया ने पूछा। तुम्हारे लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, तुम अब मेरी डिमांड पूरी करोगी? कैसी डिमांड? दुरिया चौंकी थी। तुमको मैं एक एड्रेस लिखवाता हूँ, तुम्हें यहाँ पहुँचना होगा। क्या मतलब? मैं कहीं नहीं आ रही। वो फ़ौरन बदकी। आना तो तुम्हें पड़ेगा दुरिया। तुम अच्छी तरह जानती हो कि शहवार को उठवाने में सबसे ज़्यादा हाथ तुम्हारा रहा है। मेरे पास तुम्हारी हर कॉल हर मैसेज का रिकॉर्ड मौजूद है। कहना क्या चाहते हो? दुरिया के तेवर फ़ौरन बदले थे। साफ और वाज़ेह बात है, मैं अगर तुम्हारी मदद कर रहा था तो बिला मकसद तो नहीं कर रहा था। तुम जवान हो, हसीन हो, शहवार से तो मेरी ज़िद थी, लेकिन तुम जैसी लड़की को कौन छोड़ता है? अब तुम्हें मेरे पास आना होगा, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। अयाज के एकदम पैंतरा बदलने पर दुरिया हैरत ज़दा रह गई थी। मैं नहीं आ सकती, मैं जैसी भी हूँ, लेकिन कोई घटिया किस्म की लड़की नहीं हूँ। मैं ये सब मुस्तफ़ा के लिए कर रही थी। तुम मुझे ब्लैकमेल मत करो। वो फ़ौरन भड़क उठी। ब्लैकमेल तो तुम अब होगी, और तुम कितनी पाकबाज और शरीफ ज़ादी हो मैं भी अच्छी तरह जान चुका हूँ। सीधे से मेरे बताए हुए एड्रेस पर पहुँचो, वरना अगले आधे घंटे में तुम्हारे डियर कज़न तक तुम्हारी तमाम चैट रिकॉर्डिंग पहुँच जाएगी। वो वाकई मेलिंग पर उतर आया था। प्लीज़ अयाज, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे तो फिर तुम्हें जैसा कह रहा हूँ वही करना पड़ेगा। तुरिया के चेहरे के ज़ाविये एकदम बदले थे। वो बिल्कुल गुमसुम और खामोश रह गई थी। एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। अगले आधे घंटे में तुम यहाँ नहीं पहुँची तो तमाम रिकॉर्डिंग मुस्तफ़ा के पास होगी। और हाँ, ज़्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, तुम मुझे जानती नहीं हो। शहवार तुम मरेगी ही, लेकिन उसका कत्ल तुम पर होगा। वो कहकर कॉल बंद कर चुका था। दुरिया अपनी जगह साकित सी रह गई थी। वो जो कुछ देर पहले बहुत खुश थी, इस वक्त उसे लग रहा था कि जैसे वो किसी गहरी दलदल में जा गिरी हो। कुछ देर बाद उसके मोबाइल की मैसेज टोन बजी थी। उसने देखा अयाज का मैसेज था। उसने एड्रेस सेंड किया था। दुरिया के अंदर शदीद इज़्तिराब की कैफियत पैदा हुई थी। उसने अयाज का नंबर मिलाया, लेकिन वो बंद मिला। वो मज़ीद परेशान हो गई थी। उसके सोचने समझने की तमाम सलाहियतें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। वो बार बार अयाज का नंबर मिला रही थी, लेकिन उसका नंबर मुसलसल बन जा रहा था।
वो शदीद परेशानी में कमरे में टहलने लगी। उसे अब अंदाज़ा हो रहा था कि वो क्या कर चुकी है। उसने मोबाइल पर मौजूद एड्रेस देखा और फिर अयाज़ ने कहा था कि अगर वो आधे घंटे में वहाँ न पहुँची तो वो मुस्तफ़ा तक तमाम रिकॉर्डिंग पहुंचा देगा। ये सोचकर दुरिया का रंग एकदम बदला था। जो गड्ढा वो दूसरों के लिए खोद रही थी अब उसी गड्ढे में खुद गिर चुकी थी। वो अयाज़ को डबल क्रॉस करना चाहती थी, लेकिन अयाज़ उसे डबल क्रॉस कर गया। उसने जल्दी से अलमारी से अपना बैग निकाला। उस वक्त अपने हुलिये की परवाह न थी। वो फ़ौरन बाहर निकली। बाहर पोर्च में कोई गाड़ी दिखाई न दी तो उसने चीख कर चौकीदार को बुलाया था। सारी गाड़ियाँ किधर हैं? सब साहब लोग ले जा चुके हैं, चौकीदार ने मुअद्दिब अंदाज में बताया। दुरिया ने खौफजदा होकर अपना मोबाइल देखा। 15 मिनट गुजर चुके थे। अच्छा गेट खोलो, मुझे बाहर जाना है। खैरियत बीबी? आप ठहर जाएं, मैं माली को भेजता हूँ, वो कोई सवारी ला देता है। नहीं, मैं चली जाऊँगी, तुम गेट खोलो, वो काफ़ी बदतमीज़ी से बोली थी, जिस पर चौकीदार ने खामोशी से गेट खोल दिया था। यहाँ से PCO ऑफिस कितनी दूर है? चौकीदार ने ताज्जुब से उसे देखा और फिर उसके हाथ में मौजूद एक बड़े से टच सिस्टम वाले मोबाइल को देखा था। यहाँ से बाएं तरफ जो सड़क निकलती है वही इसी रोड पर यूटिलिटी स्टोर है, उसके साथ PCO है। बीबी साहिबा? दुरिया महज सर हिलाकर तेज़ी से बाहर निकल गई थी। चौकीदार ने परेशानी से उसे जाते देखा और फिर कंधे उचकाकर गेट बंद करके अंदर चला गया था। ज़िया और अफशा किसी रिश्तेदार से मिलकर लौटे तो खाला कहीं जाने को तैयार थी, साथ में उनका बेटा था। आप कहाँ जा रही हैं खाला भी? मेरे जेठ जेठानी और उसके बच्चे सभी बस हादसे में मारे गए। इस मोहल्ले का एक लड़का कुछ देर पहले इत्तला देने आया था, उसी जगह जा रही हूँ। तुम दोनों का इंतज़ार था। अफशा ने खबर सुनकर तिल थाम लिया था। खाला भी के ही ससुराल वाहिद रिश्तेदार थे और खाला भी के शौहर की वफ़ात के बाद उन्होंने सब जायदाद पर कब्जा करके घर से निकाल दिया था और अब कुदरत के खेल का लुकमा बन गए। अफशा का दिल कांप उठा था। एक और इत्तला देनी थी। खाला भी ने स्वभाव से कहा तो दोनों मियाँ बीवी ने ध्यान दिया। लाला रुख के बच्चे ईसा और आयशा कमरे में सो रहे हैं। अच्छा, लाला रुख कब आई और कहाँ है? जवाबन खाला भी ने जो बताया वो सब सुनकर ज़िया और अफशा शशदर रह गए। ये क्या हमाकत की लाला रुख ने। खाला भी आपने क्यों जाने दिया? उसे रोक लेती। मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बेचारी शौहर के लिए माही बेआब की तरह तड़प रही थी। उसका रोना देखा नहीं गया मुझसे। उसकी सारी बात सुनकर रोकती तो भी वो चली जाती। खाला के कहने पर दोनों परेशान हो चुके थे। खाला भी को देर हो रही थी, वो तो अपने बेटे को लेकर चली गई, जबकि पीछे वो दोनों मियाँ बीवी उन बच्चों को लेकर शदीद परेशान थे। शहवार को होश आया तो अपने सामने कुर्सी पर बैठे अयाज़ को देखा था। उसके वजूद को शदीद झटका लगा था। अब उसे याद आया कि पिछले कुछ घंटों में उसके साथ क्या कुछ हो चुका था। वो तड़प रही थी, चीख रही थी जब अयाज़ और उसके साथी ने ज़बरदस्ती उसे गाड़ी में धकेल लिया था। वहाँ मौजूद मेहरुन्निसा बेगम कुछ कर सकी थी और ना ही क्लिनिक का गार्ड और डॉक्टर। वो गाड़ी में शदीद मज़ाहमत कर रही थी जब अयाज़ ने कोई चीज़ उसके मुंह पर रखी थी और फिर उसे कुछ होश न रहा था। यकीनन उसे क्लोरोफॉर्म के ज़ेरे असर बेहोश कर दिया गया था और अब उसे होश आया था। वेलकम टू माई पैलेस माई डियर शहबार मुस्तफ़ा। अयाज़ खबासत से मुस्कुराते उसकी तरफ बढ़ने लगा। शहबार बेख्तियार पीछे हटी थी। क्लिनिक में उसके वजूद पर चादर थी जो अब कहीं ना थी। वो बेख्तियार अपने वजूद में सिमट गई। क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ? वो एकदम रो पड़ी थी। तुम्हारी तरफ बहुत से हिसाब निकलते हैं, सोचा मिल बैठकर क्लियर करेंगे, लेकिन इससे पहले तुम्हें जो कुछ सबक भी सिखाना है। वो उसकी तरफ बढ़ा था। उसने अपना हाथ बढ़ाकर शहवार का हाथ थामना चाहा, लेकिन शहवार एकदम उसका हाथ झटक पीछे सिरकी थी। तुम गलत कर रहे हो मुस्तफ़ा, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो नफ़रत से बोली। जवाबन अयाज़ ने कहका लगाया था। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा वो नाम नेहाद शौहर? शहवार ने खौफज़दा नज़रों से उसे देखा था। तुम पिछले 3 घंटों से हमारी तहवील में हो। तुम्हारा शौहर कुछ नहीं कर सका। भूखे कुत्तों की तरह सारे शहर में उसके सिपाही मेरी बू सूंघते फिर रहे हैं, लेकिन किसी को मेरा सुराग तक नहीं मिल पा रहा। वो फतह के नशे से चूर था। शहवार को लग रहा था कि जैसे हर लम्हा उस पर क़यामत बनकर गुजर रहा है। प्लीज़ मुझे जाने दो अयाज़। अगले ही पल वो जैसे ढह सी गई थी। एकदम सिसक कर अयाज़ को देखते कहा था, इतनी मुश्किलों से हासिल किया, इतनी जल्दी जाने दो? वो खबासत से मुस्कुरा दिया। वो शहवार की तरफ बढ़ा और शहवार पीछे होते दीवार के साथ जा लगी थी। देखो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे जाने दो प्लीज़। वो रो रही थी जबकि उसकी बेबाक नापाक निगाहें उसके वजूद का तवाफ़ कर रही थी। तुम तो मेरी सोचों से भी बढ़कर खूबसूरत हो यार। करीब आकर उसके चेहरे पर झुककर अयाज़ ने कहा। तो शहवार एकदम चेहरा हाथों में छुपा लिया था। इतनी जल्दी हिम्मत तो नहीं यारने दूंगा तुम्हें, उसने सर्द लहजे में कहते ज़बरदस्ती शहवार का हाथ थाम लिया था। यही हाथ था ना जो तुमने मुझ पर उठाया था? वो सर निगाहों से शहवार के हाथ को देख रहा था। अगला लम्हा शहवार के लिए अजीब खौफजदगी लिए हुए था। अयाज़ ने खींचकर शहवार के मुंह पर थप्पड़ मारा था। शहवार की चीख बेख्तियार थी। ब्लडी बिच,
तुमने अपने उस पुलिस ऑफिसर के ज़रिए मुझे बड़ा नुकसान पहुंचाया। अब एक एक ज़ख्म का बदला लूँगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुम्हारे इस खूबसूरत वजूद के परखशे ना उड़ा दिए। तुम मेरा नाम अयाज नहीं। वो फुनकार रहा था और दोनों हाथों से शहवार को पीट रहा था। शहवार शदीद मज़ाहमत कर रही थी, लेकिन कमरे की चार दीवारी में बचाव का कोई रास्ता ना था। और फिर अयाज के पाँव की ठोकर न जाने उसके वजूद पर किस रुख से लगी थी। शहवार को लगा कि जैसे उसके वजूद में किसी ने आग भड़का दी हो। वो बेख्तियार चीख मारकर मुंह के बल ज़मीन पर गिरी थी। लाला रुख जब वहाँ पहुँची तो दोपहर ढल चुकी थी। वो शहर से बाहर नई आबाद की गई कॉलोनी थी। कम अज़ कम उसे वहाँ पहुँचने में 2 घंटे लगे थे। राबिया का बुखार और शिद्दत इख्तियार कर गया था और लाला रुख उसकी हालत रो रो कर अबतर हो चुकी थी। मुझे अंदाज़ा था कि तुम ज़रूर आओगी। हुमायूं उसे देखकर बड़े बेहुदा अंदाज में हंसा था। सिकंदर कहाँ है? वो नफरत से बोली थी। इतनी जल्दी क्या है? अभी बैठो। पहली बार खुद से चलकर मेरे पास आई हो। कुछ तवाज़ो, खिदमत करने दो, फिर बात करते हैं। मैं किसी खिदमत के लिए नहीं आई। तुम बताओ सिकंदर कहाँ है? वो चीखी थी। राबिया उसके कंधे से लगी हुई थी। माँ की चीख सुनकर वो एकदम रोने लगी। चलो आओ, मिलवाता हूँ तुम्हें तुम्हारे शौहर से। वो उसे लेकर एक कमरे की तरफ बढ़ा। वहाँ ज़मीन पर जख्मी हालत में पड़े सिकंदर को देखकर लाला रुख की चीखें निकल गई। उसने कंबल में लिपटी रोती से सकती राबिया को एकदम ज़मीन पर लिटाकर सिकंदर को देखा था। हुमायूं दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। देख लो, अच्छी तरह तसल्ली कर लो, तुम्हारा शौहर ही है ना ये? लाला रुख ने सिकंदर को हिलाया जुलाया, मगर वो बेहोश था। कितने जालिम और सफाक इंसान हो तुम। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों आज सेब की तरह हमारी ज़िंदगियों में घुस आए हो? हुमायूं ने उसे संजीदगी से देखा था। ये शख्स सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से इस हालत को पहुंचा है। वो उसकी बात पर सिसकते हुए सिकंदर की तरफ झुकी थी। सिकंदर आंखें खोलिए, प्लीज़ सिकंदर। लेकिन सिकंदर के वजूद में कोई जुम्बिश तक नहीं हुई थी। क्या किया इसने इसके साथ, बताओ? उसने खौफज़दा होकर हुमायूं को देखा था। जिंदा है अभी, लेकिन तब तक जिंदा है जब तक तुम चाहोगी। तुम जायदाद के तमाम कागजात मेरे हवाले करो और हम इसको छोड़ देंगे। लाला रुख ने बहुत नफरत से उसे देखा और फिर बैग खोलकर तमाम कागजात हुमायूं के मुंह पर दे मारे। ये लो, लेकिन खुदारा मेरे शौहर को छोड़ दो। मैं मिन्नत करती हूँ तुम्हारी। मुझे ये दौलत जायदाद कुछ भी नहीं चाहिए, सब ले लो, लेकिन प्लीज़ मेरे शौहर को छोड़ दो। वो उसके सामने रोते रोते सिसकने लगी। ज़मीन पर लेटी राबिया रो रो कर खामोश हो गई थी। हुमायूं ने तमाम कागजात अच्छी तरह चेक किए और फिर एकदम मुस्कुरा दिया था। उसके चेहरे पर कामयाबी की मुस्कुराहट थी। उसने किसी को आवाज़ दी। वहाँ एक और मर्द चला आया। इसको साथ वाले कमरे में ले जाओ। हुमायूं ने उस आदमी को इशारा किया। जब भी वो लाला रुख की तरफ बढ़ा था, लाला रुख चीखी चिल्लाई, लेकिन सब बेसूद था। वो शख्स उसको धकेल कर एक कई और कमरे में ले आया और फिर उसे अंदर धकेल कर बाहर से दरवाज़ा बंद करके चला गया, जबकि लाला रुख दोनों हाथों से ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटते नढाल सी होकर ज़मीन पर गिर गई थी। मुस्तफ़ा के नंबर पर किसी अनजाने नंबर से एक कॉल आई थी और उस कॉल में कुछ कहा गया था। वो सुनकर मुस्तफ़ा एकदम साकित हुआ और फिर फ़ौरन मुख्तलिफ़ जगहों पर नंबर्स मिलाते, सबको एक जगह पहुंचने का कहते, खुद भी गाड़ी में आ बैठा। अब्बास साथ था। कहाँ जा रहे हैं हम? अयाज का पता लगा है। अब्बास हैरान हुआ। कैसे? वो चल कर पता चल जाएगा। अगर रिपोर्ट सच्ची हुई तो समझे अयाज को अब मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। अब्बास खामोश रहा। मुस्तफ़ा ने बहुत गैर मोहतात अंदाज में गाड़ी चलाई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि उड़कर उस जगह पहुंच जाए। अब्बास ने शाहजेब साहब को बता दिया था। वो भी मुस्तफ़ा के बताए गए मकाम पर पहुंचने का कहकर फ़ौरन रवाना हुए थे। मुस्तफ़ा जब तक वहां पहुंचा था, उस इलाके की नज़दीक तरीन पुलिस भी उस जगह पहुंच चुकी थी। मुस्तफ़ा फ़ौरन गाड़ी से निकलकर साथियों को हदायत देते खुद इमारत के नज़दीक बढ़ा था। शहवार मुंह के बल गिरी तो अयाज के हाथ रुक गए। शहवार के मुंह से बेख्तियार चीखें निकल रही थी। वो पेट को थामे दोहरी हुई जा रही थी। वो शहवार को जान से मार देना चाहता था, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं। उसे दुरिया ने बताया था कि शहवार हामला है और इस वक्त शहवार की जो हालत थी, एक पल को अयाज रुक गया था। वो शहवार को तरसा तरसा कर मारना चाहता था, लेकिन उसे लग रहा था कि जज्बातियत में वो बहुत बड़ी गलती कर चुका है। उसे अभी शहवार पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, और अगर उठाया भी था तो कम अज़ कम इस बुरी तरह जोदो कोब नहीं करना चाहिए था। जुनूनियत और जज्बातियत का तूफान उतरा तो उसे लगा वो बुरी तरह शहवार को नुकसान पहुंचा गया। दर्द से चीखती कराहती शहवार पर एक निगाह डालते उसने एक तरफ टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाया था। दुरिया को कॉल करने के बाद वो मोबाइल बंद कर चुका था। उसने मोबाइल जैसे ही ऑन किया, उसके साथी की कॉल आना शुरू हो गई। उसने फ़ौरन कॉल पिक की थी। मोबाइल क्यों बंद किया हुआ है? कॉल रिसीव होते वो चीखा था। क्यों? दर्द से बेहाल होकर एक तरफ लड़कती शहवार को देखकर उसने बरहमी से कहा था, हमारे इस ठिकाने पर पुलिस की रेड हुई है, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा। तुम भी किसी तरह निकलो यहाँ से।
कैसे हो गई रेड? वो चीखा था। पता नहीं, हमारे किसी साथी ने मुखबरी की है। जैसे भी हो पिछले दरवाजे से निकलो, वरना पुलिस अंदर दाखिल हो गई तो तुम्हारे लिए भागना मुश्किल हो जाएगा। उसके साथ ही कॉल मुनक़ता हो गई। अयाज ने एक निगाह बेसो हरकत एक तरफ गिरी हुई शहवार पर डाली और एक दराज से पिस्टल निकाल कर उसने बाहर झांका था। बाहर से शोर हंगामे की आवाज़ें आ रही थी। पुलिस इमारत में दाखिल हो चुकी थी। अयाज ने बहुत तल्खी से शहवार को देखा और फिर पिस्टल की नाल का रुख उसकी तरफ किया। शहवार अब उसी के किसी काम की नहीं रही थी। वो जो दिल में ठान चुका था वो अब नहीं हो सकता था, लेकिन दिल में कोई हसरत भी नहीं रखना चाहता था। भागने के लिए उसके पास बस यही एक कुछ पल थे। उसने पिस्टल का ट्रिगर दबाया लेकिन गोली नहीं चली। उसने 2-3 बार ये अमल दोहराया था और एकदम सिच होकर उसने पिस्टल चेक किया तो चौंका। पिस्टल खाली था। ये भला कैसे हो सकता था? क्लिनिक जाने से पहले उसने खुद पिस्टल लोड किया था। उसने बगौर देखा, उसका पिस्टल उसके साथियों के पिस्टल से बदल चुका था। अयाज के अंदर शदीद जुनूनियत की लहर उठी थी। उसने पाँव की ठोकर जोर से शहवार के वजूद पर लगाया और फिर फ़ौरन बाहर भागा। उसके पास अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा ना था। वो जैसे ही बाहर निकला, बाहर की तरफ से कुछ पुलिस के अफराद भागकर अंदर आते दिखाई दिए, जिनमें सबसे आगे मुस्तफ़ा था। अयाज के आसान एकदम खता हुए थे। वो फ़ौरन मुखालिफ सिमत भागा था। रुक जाओ अयाज, वरना मारे जाओगे, मुस्तफ़ा चीखा। लेकिन अयाज नहीं रुका था। उसने कमरे में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर उसने अलमारी से कुछ बुलेट्स निकालकर पिस्टल लोड की थी। अब ये कमरा उसकी पनाह गुज़ीर था और वो उन लोगों के गोलियों के सहारे ही मुस्तफ़ा और उसके साथियों से बच सकता था। मुस्तफ़ा से बार बार वार्न कर रहा था। मुस्तफ़ा के साथ पुलिस की बहुत भारी नफरी थी। वो तमाम लोग इर्द गिर्द फैल गए थे। अमजद खान भी अपनी नफरी के साथ पहुंच चुका था। तुम अयाज को कवर करो, मैं शहवार को ढूंढता हूँ। याद रहे ये शख्स बचकर ना जाने पाए। मुस्तफ़ा ने अमजद खान को कहा, फिर मुख्तलिफ कमरे चेक करने लग गया था। उसके साथ 2 साथी थे और फिर उसे एक कमरे में ज़मीन पर बुरी हालत में औंधे मुँह गिरी हुई शहवार मिल गई थी। मुस्तफ़ा दीवानावार शहवार की तरफ लपका था। शहवार उसने उसे सीधा किया, लेकिन शहवार की हालत देखकर एकदम आसान खता हो गया। शहवार के मुंह से खून बह रहा था। उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी। मुस्तफ़ा ने बेख्तियार उसकी नब्ज़ चेक की। वो बहुत रुक रुक कर चल रही थी। मुस्तफ़ा का दिल बंद होने लगा। ड्राइवर को कहो गाड़ी रेडी रखी, हरी अप, मुस्तफ़ा ने चीख कर कहा। उसका एक साथी बाहर भागा। दूसरे ने फ़ौरन एक तरफ पड़ी हुई चादर मुस्तफ़ा को थमाई। मुस्तफ़ा ने शहवार पर चादर डाली थी और फ़ौरन उठाया था। मुस्तफ़ा का बस नहीं चल रहा था कि अभी अयाज को शूट कर दे। वो लब खींचकर बाहर निकला था। बाहर अमजद खान और पुलिस की नफरी मोहतात अंदाज में अयाज जिस कमरे में बंद था उसका घेराव किए हुए थे। अमजद खान, ख्याल रखना अयाज बचकर ना निकल जाए। अमजद खान के करीब से गुजरते मुस्तफ़ा एक पल को रुका था। आप फिक्र न करें, अब ये कहीं नहीं भाग सकता। अमजद खान ने तसल्ली दी तो मुस्तफ़ा फ़ौरन बाहर निकला। अब्बास भाई मुस्तफ़ा को देखकर फ़ौरन करीब आए थे। हिफ्ज़ मातकदम के तौर पर मुस्तफ़ा ने उनको बाहर ही रुकने पर मजबूर कर दिया था। क्या हुआ, शहवार ठीक तो है ना? मुस्तफ़ा ने लब भींच रखे थे। उसने फ़ौरन शहवार को गाड़ी में डाला था। एक तरफ अब्बास भाई भी आ बैठे थे। उनको हस्पताल पहुंचने में कुछ वक्त लगा। अब्बास रास्ते में शाहजेब साहब को कॉल कर चुका, वो भी हस्पताल पहुंच गए थे। शहवार की ख़राब तबीयत थी। डॉक्टर्स फ़ौरन उसे इमरजेंसी में ले गए। मुस्तफ़ा अमजद खान से रब्ता रखे हुए था। अयाज अभी तक कमरे में बंद था। वो अमजद खान और साथियों पर वक्फे वक्फे से फायरिंग कर रहा था। ये लोग भी जवाबी फायरिंग कर रहे थे। उन लोगों ने बहुत खामोशी से उस जगह पर रेड किया था और जो आदमी जहाँ था उसे वहीं जा लिया। न जाने अयाज को कैसे खबर हो गई। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर मुस्तफ़ा को जो खबर सुनाई थी वो सुनकर मुस्तफ़ा एकदम साकित रह गया। अब्बास भाई और शाहजेब साहब ने बेख्तियार मुस्तफ़ा के कंधों पर हाथ रखा था। डॉक्टर इतला देकर चली गई और मुस्तफ़ा ये सुनकर साकित खड़ा रह गया। शाहजेब साहब के इशारा करने पर मुस्तफ़ा को अब्बास ने कंधे से थामकर एक तरफ रखी कुर्सियों में से एक पर बिठाया था। मुस्तफ़ा लाख मजबूत सही, लेकिन बाज़ मामलात ऐसे होते हैं कि वहाँ इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है। और इस वक्त मुस्तफ़ा के अंदर कुछ ऐसी ही कैफियत पैदा हो गई। तभी मुस्तफ़ा के मोबाइल पर कॉल आई थी। मुस्तफ़ा ने खाली नज़रों से मोबाइल को देखा था। अब्बास उसकी कैफियत समझ रहा था। उसने उसके हाथ से मोबाइल लेकर शाहजेब साहब को थमा दिया। अमजद खान की कॉल थी। शाहजेब ने एक अफसरदा सी निगाह सर झुकाए लब भींचे वजूद पर डाली और कॉल रिसीव कर ली थी। हाँ अमजद खान, क्या बात है? जवाबन अमजद खान ने जो खबर सुनाई शाहजेब सुनकर बिल्कुल गुमसुम हो गए थे। अयाज इनकाउंटर में मारा गया। उसने हमारे 3 आदमियों को ज़ख्मी किया। उस पर फायर करना हमारी मजबूरी थी। हमने ये सारी जगह अपनी हिरासत में ले ली है। अब यहाँ की तलाशी ले रहे हैं। कुछ देर में डेड बॉडी अस्पताल पहुँचा रहे हैं। शाहजेब साहब ने अफसुर्दगी से कॉल बंद कर दी। रात गुजरती गई। अगला दिन बहुत अजीब सा था। अफशर ज़िया का वो सारा दिन बहुत परेशानी में गुजरा था। आयशा को लाला रुख खुद फीड कराती थी। कुछ घंटे गुजरने के बाद ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया था और डब्बे का दूध बस बराए नाम पी रही थी।
बहन को रोते देखकर और माँ बाप को गैर मौजूद पाकर ईसा भी रोने लगा। वो सारा दिन दोनों मियाँ बीवी का बहुत बुरा गुजरा था। खाला भी जेठ के यहाँ थी। वो सारा दिन बहुत कश्मकश में सिकंदर और लाला रुख का इंतज़ार करते गुजर गया, लेकिन वो थे कि उनका कोई पता ही नहीं चल रहा था। ईसा बार बार अपने घर जाने की जिद कर रहा था। वो दोनों मियाँ बीवी बच्चों समेत सिकंदर के नए घर में आ गए थे। लाला रुख जाते वक्त खाला भी को घर की चाबियां दे गई थी, इसीलिए वो लोग अपने घर को ताला लगाकर यहाँ आ गए। कुछ वक्त मजीद गुजरा तो बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। अब तो रोशी भी ईसा के साथ मिलकर गला फाड़ कर रो रही थी। अफशा के लिए बैक वक्त इतने बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल था। ज़या मुसलसल साथ था, लेकिन जो जो वक्त गुजर रहा था दोनों की तशवीश और परेशानी बढ़ती जा रही थी। लाला रुख की कम अकली पर रह रहकर गुस्सा भी आ रहा था। कम अज़ कम वो जहाँ जा रही थी वहाँ का एड्रेस तो खाला भी को बताकर जा सकती थी। अब वो लोग सिवाय इंतज़ार करने के और कुछ नहीं कर सकते थे। उनके पास और कोई चारा भी ना था। लाला रुख माही बेआब की तरह तड़प रही थी। जो जो वक्त गुजर रहा था उसकी हालत बद से बदतर होती गई। दोपहर में हुमायूं आ गया। उसने मज़ीद कुछ कागजात पर उसके दस्तखत और अंगूठे के निशान लिए। दस्तखत करते ही वो हुमायूं के सामने हाथ जोड़कर रो पड़ी थी। प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे बच्चों का मेरे बगैर न जाने क्या हाल होगा। प्लीज़ मुझे सिकंदर और मेरी बच्ची के पास ले जाओ। इतना कुछ मैंने इसलिए नहीं किया कि तुम सुख और चैन से ज़िंदगी गुजारो। तुम्हारे नाना को हमारे बाप ने मारा था और तुम्हारी माँ अपनी बीमारी में चल बसी, लेकिन तुम्हारा बाप तुम्हारे भागने के बाद बहुत ऊंचा उड़ने लगा था और फिर मैंने उसे भी मार डाला। अब तुम्हारे शौहर और बच्चों को मारूंगा, एक एक करके सबको आग लगा दूंगा और तुम सारी उम्र इस कैद खाने में से सकती रहना। तुम्हें रिहा नहीं करूँगा। इतनी मुश्किल से तुम हाथ आई हो, तुम्हारे इस वजूद से कुछ हमें भी फ़ायदा। वो कमीनगी से मुस्कुराया था। वो शाम से तवक्को कर रही थी कि वो उससे डसेगा नहीं, भला कब अपनी फितरत से बाज आता है। बाप का खौफनाक अंजाम सुनकर वो और शिद्दत से रो दी। वो और भी बकवास कर रहा था, न जाने क्या क्या कह रहा था। लाला रुख तक तो बस हुमायूं के उन अल्फाज पर ही जम सी गई थी। आज रात मेरे बंदे तेरे शौहर और बच्ची को ले जाकर मार डालेंगे और फिर नहर में बहा देंगे और तू सारी उम्र मेरी कैद में मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना। वो बकवास करके चला गया था और तब से लाला रुख तड़प रही थी। न जाने ये शख्स अब क्या करने वाला था। जैसे ही शाम की तारीकी फैली, लाला रुख के अंदर खौफ के साए उमड़ कर आने लगे। वो माही बेआब की तरह तड़प रही थी, लेकिन अल्लाह के सिवा वहाँ उसकी फरियाद सुनने वाला कोई न था। सिकंदर की हालत अज़द बिगड़ी हुई थी। मार मार कर सिकंदर के वजूद को ज़ख्मी कर दिया गया, जबकि एक तरफ कंबल में लिपटी रोती राबिया बुखार से नढाल अब नीम गनूदगी में थी। हुमायूं उधर आया था, उसके साथ उसके 3-4 आदमी थे। ले जाओ इसे और इस बच्ची को, जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही करना होगा। गलती का कोई इम्कान न रहे, वरना तुम सब जानते हो कि मैं तुम लोगों का क्या हाल कर सकता हूँ। उसके आदमियों ने फ़ौरन सर हिला दिया था। उन्होंने ज़ख्मी नढाल नीम बेहोश सिकंदर को ज़मीन से उठाया था। एक ने राबिया को उठा दिया। वो लोग उसे लेकर चले गए तो हुमायूं किसी और आदमी के साथ बाहर निकल गया था। पूरे 1 घंटे बाद उसके आदमी वापस आ गए थे। उन्होंने सिकंदर और उसकी बच्ची को मार कर नहर में फेंक दिया था। हुमायूं का चेहरा खुशी से चमकने लगा। अब उसका अगला कदम लाला रुख और उसके बाकी रह जाने वाले बच्चे थे। उसने लाला रुख को किसी और पुरानी इमारत में मुंतकिल कर दिया, क्योंकि यहाँ पुलिस का ख़तरा हो सकता था और वो ये सब करने के बाद बहुत मुतमईन। वलीद बहुत गुस्से से घर से निकला था। बाहर निकलकर उसने कॉल मिलाई थी। बाबा ने उससे नया मोबाइल ले दिया था। मुझे तुमसे मिलना है। कॉल पिक होते ही वलीद ने बहुत संजीदगी से कहा था, अरे ज़हे नसीब, वलीद साहब हमसे मिलने की ख्वाहिश करे। कहाँ मिलना है? जहाँ तुम कहो, मैं आ जाता हूँ, वली ने कहा। दूसरी तरफ एकदम एक्साइटेड होते उसने जगह का नाम बताया था। वली ने मोबाइल बंद करके चंद पल सोचा और फिर मेन रोड की तरफ आ निकला। वहाँ से उसने एक रिक्शा लिया और फिर कुछ देर बाद वो मतलूबा जगह पर आ गया था। ये एक क्लब था। हाई सोसाइटी के आज़ाद ख्याल लोगों की एक करीम यहाँ मौजूद थी। शाम का वक्त था। वो एक तरफ बैठकर इंतज़ार करने लगा और 1 घंटे के इंतज़ार के बाद उसे वो आती दिखाई दी थी, काशफा अब्दुल क़य्यूम। उसे देखकर वलीद के अंदर शदीद तग़यानी सी बुलंद हो गई। वो सर निगाहों से उसे देखता रहा। हॉल में दाखिल होते ही उसने इतराफ़ में देखा था और फिर वलीद को देखकर उसकी आंखें चमकने लगी थी। वो जदीद तराश खराश वाले ज़र्क बर्क लिबास में मलबूस उस वक्त यहाँ मौजूद तमाम लड़कियों में बहुत नुमाया थी। तकरीबन वहाँ मौजूद हर शख्स पलट पलट कर उसे देख रहा था। वो चलते हुए वलीद के पास आ रुकी थी। अरे हाय वलीद। वलीद ने महज सर हिलाया था। वो कुर्सी खींचकर टिक गई थी। आज तुमने मुझे कॉल की, खुद बुलाया। मुझे लगा जैसे मेरी किस्मत ही जाग उठी है, उसने कहा। वलीद ने बहुत संजीदगी से उसे देखा था। कैसे हो? वो मज़ीद पूछ रही थी। वलीद ने कहा जाने वाली निगाहों से उसे घूरा और फिर अपनी सीट से खड़ा हो गया था। क्या हुआ? काशफा को चंद सेकंड लगे थे वलीद के तेवर समझने में। इससे पहले कि वो वलीद के तेवरों को समझते कुछ कहती, वलीद का हाथ उठा था। उसने खींचकर एक थप्पड़ काशफा के मुंह पर मारा था। काशफा तो हिल कर रह गई थी। वलीद,
उसके तो वहमो गुमान में भी ना था कि वलीद ऐसी कोई हरकत कर सकता है। वलीद के थप्पड़ की आवाज़ इतनी शदीद थी कि वहाँ मौजूद हर शख्स ने पलट कर उन दोनों को देखा था। तुम इंतहाई घटिया लड़की हो, तुम्हें जुर्रत कैसे हुई अना को वर्गलाने और जहनी टॉर्चर करने की? तुम उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गई, गलत तहरीर लिखवाई और फिर उसे ब्लैकमेल करती रही। हाउ डेयर यू! वो हलक के बल चीखा था। काशिफा तो एकदम साकित सी हो गई। वो पहली बार वलीद का ऐसा रिएक्शन देख रही थी। मैं चाहूँ तो अभी और इसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँ। काशिफा के चेहरे पर अजीब सी कैफियत पैदा हुई थी। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ वलीद, और मैंने ये सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत में किया था। शट अप! वलीद ने उसकी बात काट दी। तुम जैसी लड़की क्या जाने कि मोहब्बत किसे कहते हैं। अपना किरदार देखो और अपना बैकग्राउंड। क्या हो तुम और क्या है तुम्हारी हैसियत? और तुम्हारा वो बाप जो दूसरों के हक छीन कर दौलत जमा करता रहा, जिसने कभी भी जायज़ नाजायज़ की कभी परवाह नहीं की। मैं तुम्हारी तरफ महज इसलिए बढ़ा था कि मुझे तुम्हारे बाप तक पहुंचना था, और तुमने वो घटिया खेल खेला कि मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हें खड़े खड़े शूट कर दो। वलीद के अंदर शदीद गुबार था जो अब उमड़ कर बाहर आ रहा था। इर्द गिर्द के लोग उनको देख रहे थे और वलीद किसी की परवाह ना थी। क्लब का अमला भी वहाँ आ गया था। प्लीज़ सर, आप हमारे क्लब का माहौल ख़राब कर रहे हैं। हम किसी पर आपको इस तरह चिल्लाने और तशद्दुद करने की इजाज़त नहीं देंगे। वो शायद मैनेजर था। वलीद ने काशिफा से नज़र हटाकर उसे देखा। मैं चाहूँ तो एक कॉल करके तुम्हारे इस नाम नेहाद क्लब का दिवालिया निकलवा सकता हूँ। गेट लॉस्ट! मैनेजर ने एकदम परेशान होकर इर्द गिर्द देखा था। बिहेव योर सर, मैं पुलिस को कॉल कर सकता हूँ। हमारे क्लब में ये सब नहीं चलता। तुम्हारे क्लब में जो चलता है उसकी डिटेल तुम्हें दूँ तो तुम एक पल भी यहाँ नज़र ना हो। ये हमारा आपस का मामला, अगर तुमने इंटरफेयर किया तो मैं खुद पुलिस को कॉल कर लूँगा। वलीद के अल्फाज पर मैनेजर मज़ीद परेशान हुआ था। वलीद ने मैनेजर से नज़र हटाकर काशिफा को देखा था। तुमने मुझे, मेरी फैमिली और अना को जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा लिया। अब अगर तुमने अना को कोई धमकी दी या ब्लैकमेल किया या कोई ओछी हरकत की तो तुम नहीं जानती कि तुम्हारा क्या हश्र कर सकता हूं मैं तुम जैसी लड़की पर एक नज़र डालना तो दूर की बात, उस पर लानत भेजने के काबिल भी नहीं समझता। और ये अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो, जितना तुमने मुझे नुकसान पहुँचाना था पहुँचा लिया। अब अना की तरफ एक गलत निगाह भी डाली तो तुम्हें पुलिस के हवाले करवा दूँगा। माइंड इट! उसे कहते एक तल्ख निगाह मैनेजर और इर्द गिर्द मौजूद लोगों पर डालते वो वहाँ से तेज़ी से निकल आया था और पीछे काशिफा गुमसुम खड़े वलीद को जाता देखती रही। लाला रुख को जिस जगह लाया गया था वो बिल्कुल वीरान सी हवेली थी जिसमें सिर्फ चंद कमरे थे। वो गम से नढाल सिसक रही थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला। एक अधेड़ उम्र औरत खाने की ट्रे लिए चली आई थी। खाना खा लो बीबी। खाना बदोशों का सा लहजा था। लाला रुख ने उसे देखा और फिर सर झुका लिया। वो औरत उसे देखती रही और फिर दरवाजे तक गई। उसने इर्द गिर्द देखा था और फिर लाला रुख के पास आई थी। झुककर वो ट्रे में से खाने के बर्तन निकाल कर लाला रुख के सामने ज़मीन पर रखने लग गई थी। मैं कुछ दिन पहले यहाँ काम पर लगी हूँ। मैंने बाहर आदमियों को कहते सुना है कि वो तेरे आदमी और तेरी बच्ची को मारकर नहर में डाल आए हैं और अब वो लोग तेरे बाकी बच्चों को मार देंगे। बहुत धीमी आवाज़ में वो कह रही थी। उसका लहजा ऐसा था कि लाला रुख मुश्किल सुन सकी थी। कुछ अल्फाज की समझ आई थी और कुछ की नहीं, और जिनकी समझ आई थी वो ऐसे थे कि उसके बदन से रूह निकाल सकते थे। उन्होंने मार डाला सिकंदर और मेरी राबिया को। वो बिलक बिलक कर रो दी थी। वो तुझे कल तक यहाँ रखेंगे और फिर कहीं और दूसरे शहर ले जाएंगे, उस औरत ने मज़ीद कहा तो लाला रुख की क्रिया एकदम बंद हो गई। प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो, मेरे बच्चों तक पहुँचा दो, वरना वो मेरे बच्चों को भी मार डालेंगे। वो सिसक कर रोते उस औरत की मिन्नत कर रही थी। मैं खुद बेबस हूँ बेबी, तेरी मदद कैसे कर सकती हूँ, बस तुझ पर तरस आ रहा है। प्लीज़ तुम मुझे यहाँ से निकाल दो प्लीज़। वो रो रही थी। तभी चौकीदार उधर आ गया था। क्या बात है, क्यों चिल्ला रही है तू? वो बोला तो वो औरत एकदम सीधी होकर खाली ट्रे लेकर चली गई। दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। लाला रुख शिद्दत से रोने लगी थी। सिकंदर और अपनी बच्ची राबिया का दुख उसे जान से मार देने को काफ़ी था। वो बिलक बिलक कर रो रही थी। तभी उसे कोई शोर सुनाई दिया। पहले वो अपना वहम समझी और फिर जब 2-3 बार वो आवाज़ सुनाई दी तो लाला रुख के कान खड़े हो गए। उसने अंधेरे कमरे के अतराफ में देखा और फिर ठठक के वहाँ मौजूद वाहिद खिड़की के पट बज रहे थे। वो फ़ौरन उठकर वहाँ तक गई। खिड़की खोली तो दूसरी तरफ वहीं औरत थी और दरमियान में सलाखों के आगे लोहे की जाली थी। बीबी, मैंने अपने मर्द से बात की, हम तो खाना बदोश हैं, हमारा क्या है, तू रात को तैयार रहना, हम तुझे यहाँ से निकालेंगे। लाला रुख को लगा कि जैसे उसके अंदर ज़िंदगी की किरण जाग उठी। वो औरत कहकर चली गई। लाला रुख ने फिर खिड़की बंद कर दी थी। वो अब शिद्दत से उस औरत की मुंतज़िर थी और फिर रात 11 बजे के करीब कमरे का दरवाज़ा खुला था। लाला रुख एकदम चौकन्ना हो गई। वो औरत थी, हाथ में लालटेन लिए हुए थी और साथ में कोई मर्द था। बीबी जल्दी आओ, वो सब सो रहे हैं, अभी तुझे निकलना है यहाँ से, धीमी आवाज़ में उसने कहा था। और लाला रुख फ़ौरन वहाँ से उठी और बिजली की सी तेज़ी से उन दोनों के साथ वो उस इमारत से निकल आए थे।
मुझे अपने बच्चों के पास जाना है, प्लीज़ मुझे मेरे बच्चों के पास ले जाओ। वो फिर रोने लग गई थी। बीबी कुछ देर रुक जा और हमारे साथ चल, हालात देखकर तुझे तेरे बच्चों तक पहुंचा देंगे, उस औरत ने कहा था। वो मजबूरन खामोश हो गई और फिर उनके साथ आ गई थी। वो लोग तैयार बैठे थे। उन्होंने कुछ सामान एक गधा गाड़ी पर लादा था और उसे साथ लिए किसी और तरफ चल दिए थे। हुमायूं को फ़ौरन इत्तला मिली थी, लाला रुख भाग गई है। वो उसी वक्त अपने घर से निकला था। वो कैसे भाग गई? वो अपने आदमियों पर गरज रहा था और वो सब खामोश थे। वो अपने घर गई होगी। जाओ और उसके बच्चों के साथ उस पूरे घर को आग लगा दो, एक सबूत भी ना बचे, वरना तुम सबको एक एक करके मार डालूंगा। दौलत और नशे की हवस ने हुमायूं को पागल बना दिया था। उसके साथ ही चले गए और वो शिद्दत से उनकी वापसी का इंतज़ार करने लग गया था। शाहजेब साहब मेहरुनिसा बेगम को सिर्फ इतना बताया था कि शहवार को बाजियाब करा लिया गया। मज़ीद कुछ नहीं बताया था। शहवार की हालत अब ख़तरे से बाहर थी। उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। ताहम वो अभी तक बेहोश थी। शहवार की हालत देख देख कर मुस्तफ़ा के अंदर शदीद गम और गुस्से के तूफ़ान उठ रहे थे। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सारी दुनिया को तहस नहस कर डाले। वो शाहजेब साहब को बताकर ऑफिस आ गया था। उसने अमजद खान को बुलाया था। अयाज की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई हुई थी। जो वकुआ की सारी रिपोर्ट लेकर मुस्तफ़ा ने अमजद खान को चंद हदायत दी थी। मैं एक जगह जा रहा हूँ, तब तक आप ये सारी कार्रवाई मुकम्मल करके वापस आ जाएँ। मुस्तफ़ा अमजद खान को कहकर अपनी गाड़ी लेकर निकल आया था। उसने मुख्तलिफ जगह फ़ोन किया और फिर कुछ देर बाद वो एक घर के सामने गाड़ी रोक रहा था। पुराना सा घर। अपनी गाड़ी लेकर निकल आया था। उसने मुख्तलिफ जगह फ़ोन किए और फिर कुछ देर बाद वो एक घर के सामने गाड़ी रोक रहा था। पुराना सा घर वालों की माली हैसियत जाहिर कर रहा था। लेकिन मुस्तफ़ा लव भींचे गाड़ी से निकला था। उसने घर के दरवाजे पर दस्तक दी थी और फिर वहाँ से एक बच्चा निकला था। रात की तारीकी में वो मुस्तफ़ा को पहचान नहीं पाया था। जी कौन? बच्चा पूछ रहा था। तभी अंदर से किसी और खातून की आवाज़ सुनाई दी थी। अमजद कौन है? वो मानूसी आवाज़ मुस्तफ़ा के कानों में पड़ी तो मुस्तफ़ा की रगें तन गई थी। तभी एक जाना पहचाना सा चेहरा उस लड़के के पीछे दरवाजे के करीब आ रुका था। कौन है तुम? मुस्तफ़ा आने वाला उसे देखकर एकदम साकित हो गया था। अफशा और ज़िया बहुत परेशान थे। रात के 12 बज रहे थे, लेकिन बच्चे थे कि आराम ही नहीं कर रहे थे। अफशा उनको संभाल कर थक गई थी। ईसा माँ बाप के पास जाने की ज़िद कर रहा था। ज़िया उसे लेकर बाहर निकलने लगे तो रोशी भी रोने लग गई थी। मैं इनको आइसक्रीम खिलाता हूँ, तुम दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके रहना, मैं कुछ देर में आ जाता हूँ। ज़िया ऐसे की बार ज़िद पर दोनों बच्चों को लेकर बाहर निकल गया था। उसके जाने के बाद अफशा ने दरवाजे बंद कर लिए थे। आयशा को दवाई खिलाकर उसने सुला दिया था। वो बहुत पुरसकून थी। कुछ देर बाद दरवाजे के बाहर अजीब सी आवाज़ें आने लगी तो अफशा खौफज़दा हो गई। वो नन्ही आयशा को बाजू में लिए बाहर खिड़की की तरफ आई थी। बाहर कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश की। थोड़ी सी खिड़की खोलकर देखा तो वहाँ सहन में कुछ साए चलते फिरते नज़र आए थे और उनकी हल्की हल्की सी सरगोशियाँ। चारों तरफ पेट्रोल छिड़क दिया है, वो भाग कर आई है तो यकीनन अंदर ही होगी। बस घर को आग लगा दो, वो बच्चों समेत जलकर मर खप जाएगी। आवाज़ें 3-4 थी। अफशा का दिल एकदम कांपा था। वो चंद मिनट और सांस रोक के खड़ी रही और फिर आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई थी। ये नई कॉलोनी थी। दूर दूर बने चंद एक घर अभी कुछ ज़ेर तामीर थे और जो बन चुके थे उसमें कहीं कहीं और दूर आबादी थी। अफशा ने खिड़की बंद की थी। वो बाहर के दरवाजे तक आई थी। थोड़ा सा दरवाज़ा खोला के सामने कोई भी ना था। वो बाहर निकली और फिर अंधाधुंध भागी थी। देखो वो भाग गई है, पकड़ो उसे, जल्दी करो, कोई अफशा के पीछे चीखा था। अफशा के कदमों में तेज़ी आ गई थी। कई घंटों की चाप उसके ताक़ुब में थी और भागते भागते वो एक घर के सामने बने दरख्त के अकब में मौजूद घनी बाड़ में छुप गई थी। वो भागते कदम उससे आगे चले गए थे। नन्ही आयशा इस हफ्तात से बेखबर गहरी नींद में मेडिसन के ज़ेरे असर सो रही थी। वो भागते कदम वापस आए थे। वो औरत यहीं से कहीं निकली है। उसी मकाम पर आकर एक ने कहा था, कुछ करो, अगर हुमायूं साहब को पता चल गया कि वो औरत यहाँ से भी भाग गई है तो वो हमें जान से मार डालेंगे। एक और चिल्लाया था। वो लोग आपस में मशवरा करने लग गए कि अब क्या करें। अफशा दम साधे खड़ी थी। तभी एक आदमी दूर से भागता हुआ आया था। वो औरत बच्चों को लेकर घर में दाखिल हुई है, जल्दी आओ। अफशा चौंक गई थी। यानी लाला रुख वापस आ गई थी। लेकिन ये बच्चे कौन थे? ये लोग किसकी बात कर रहे थे? वो चारों वापस भाग गए थे। कुछ देर बाद अफशा वहाँ से निकली थी और फिर डरते डरते वो वापस घर की तरफ गई थी। न जाने क्या चीज़ उसे वापस उस जानिब धकेल रही थी। अंदर से औरत के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। 7 बच्चे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, कुछ कह रहे थे, लेकिन शोर में कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर अफशा ने जो देखा उसकी आंखें फट गई थी। एक आदमी ने घर को चारों तरफ से आग लगा दी थी। आग एकदम भड़की थी और फिर शोले आसमान से बातें करने लगे थे। अफशा को लगा कि वो अभी बेहोश होकर यहीं गिर जाएगी। वो बेख्तियार पीछे हटी थी। न जाने कौन सी कुव्वत थी जो उसे भगा रही थी। वो अंधाधुंध भागती रही थी। वो ज़िली सड़कों से निकल कर बड़ी सड़क पर आ गई, लेकिन उसकी रफ्तार फिर भी कम न हुई। वहाँ इक्का दुक्का गाड़ियाँ
आ जा रही थी। उसे लग रहा था कि वो लोग उसके ताक़ुब में हैं। वो उसे और आयशा को झपट कर वापस आग में धकेल देंगे। तभी अंधाधुंध भागते वो बहुत ज़ोर से मुखालिफ सिम से आती एक तेज़ रफ्तार गाड़ी से टकराई थी। आयशा उसके बाजू से निकलकर कहीं दूर जा गिरी थी। गाड़ी उसे कुचल कर आगे जाकर बेइख्तियार रुकी थी। सजाद भाई लाइबा के पास थे। माजी शहवार के पास आ गई थी। शाहजेब साहब से सारी बात सुनकर वो रो दी थी। उस बदबख्त ने किस कदर बड़ा नुकसान पहुंचाया हमारे बच्चों को, वो शिद्दत से रो दी थी। वो मर चुका है, अब उसका जिक्र मत करें। अल्लाह ने हमारी बच्ची की ज़िंदगी बचा ली, हमारे लिए बस यही काफ़ी है। शाहजेब साहब ने बेगम को दिलासा दिया था। वो आंखें साफ करती कमरे में चली गई थी। शहवार सो रही थी। डॉक्टर्स ने उसे सुकून बख्श इंजेक्शन लगा दिया था। वो खुद पर बीतने वाली उस अफ्ताद से बेखबर थी। महरुनिसा ने बहुत ज़ब्त से शहवार के वजूद को देखा। उसका भरा भरा वजूद उस वक्त खाली था। उनको अपना कलेजा मुंह को आता महसूस हुआ तो उन्होंने दुपट्टा मुंह पर रख लिया। शहवार को जब इल्म होगा तो न जाने दुख की क्या कैफियत होगी। और मुस्तफ़ा वो भी मौजूद ना था, न जाने कहाँ चला गया था। वो समझ सकती थी कि उस वक्त मुस्तफ़ा दुख की किस कैफियत में होगा। उन्होंने अपनी आंखों को साफ करते शहवार को झुककर पेशानी चूमी थी और फिर उनकी आंखें नम होने लगी। ज़िया बच्चों को लेकर वापस आया तो देखकर ठठक गया था। घर आग के शोलों की नज़र था। वो देखकर साकित हुआ। साथ ही उसके दिल की धड़कन एकदम रुकी थी। रोशी सो चुकी थी और उसके कंधे से लगी हुई थी और ईसा ज़िया की उंगली थामे चल रहा था। ज़िया को घर से निकले सिर्फ 1 घंटा हुआ था और इतना कुछ हो चुका था। ईसा आग को देखकर रोने लग गया था। ज़िया ने और दूर घरों में मौजूद चंद एक मकीनों को जगाया था, लेकिन सब बेकार था। आग की शिद्दत बहुत तेज़ थी। वो किसी भी तरह काबू में नहीं आ रही थी। अब इक्का दुक्का लोग भी जमा होना शुरू हो गए थे। जो वक्त गुजर रहा था सफ़ेदी फैल रही थी। फायर ब्रिगेड वाले आग बुझा रहे थे और फिर जब आग बुझी तो घर तबाह हो चुका था। मेरी अफशा अंदर थी। ज़िया अंदर जाना चाहता था लेकिन पुलिस किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रही थी। और फिर घर की बाकियात में से एक खातून और बच्चियों के साथ एक लड़के की मसख शुदा जली हुई लाश बरामद हुई थी। एक बच्ची आयशा की उम्र की थी और एक रोशी और बच्चा ईसा की उम्र का था, जबकि औरत अफशा की उम्र की थी। उन बच्चों और औरत को देखकर ज़िया साकित हो गया था। अगर ये औरत अफशा थी और नन्ही बच्ची आयशा थी तो बाकी बच्चे कौन थे? चारों लाशें इस कदर जल चुकी थी कि उनकी पहचान मुमकिन ही ना थी। उन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। वो सारा दिन बीत चुका था। इलाके में खौफ व हिरास फैला हुआ था। ज़िया अपने रिश्तेदारों के यहाँ आ गया था। दोनों बच्चे वहीं लोग संभाल रहे थे। खाला भी का भी कोई अता पता ना था। उसने अमरीका इतला कर दी थी। सुबोही और वकार का बुरा हाल था। और फिर दिन पर दिन गुजरते रहे। ज़िया की फ़्लाइट की तारीख गुजर गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अजीब सी थी, जिससे कुछ भी अंदाज़ा ना हो सका। बस इस बात का इल्म हुआ था कि सबको बांधकर तेल छिड़क कर आग लगाई गई थी। लाशें इस काबिल ना थी कि उनको बहुत दिन तक रखा जाता और जल्द उनको दफना दिया गया। ज़िया को पुलिस ने सिर्फ तसल्ली दी और फाइल बंद हो गई। वो पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता रहा और कहीं कोई सुराग ना मिला। दूसरी तरफ अमेरिका में जिसके पास सिकंदर की कुछ दुकानें थी, वो शख्स हेर फेर कर रहा था। वकार का उससे झगड़ा हुआ तो उसने वकार को अंदर करवा दिया था। सबोही का दियारे घर में और था ही कौन। उसकी बुरी हालत थी, बच्चों का साथ और गैर मुल्क। वो बिल्कुल बेबस थी। मजबूरन ज़िया को वापस जाना पड़ा। वो ईसा को यहाँ तन्हा नहीं छोड़ सकता था। उसने ईसा के कागजात तैयार करवाए और पहली बार उसने एक गैर कानूनी काम किया था। उसने ईसा का नाम बदल कर उसको अपना बेटा शो करते जाली कागजात बनवाए थे और फिर ईसा और रोशी को लेकर अफशा के बगैर ही उसे वापस अमेरिका जाना पड़ा था। कानूनी चाराजोई के बाद वकार तो बाहर आ गया था, लेकिन ज़िया का उस आदमी से फिर झगड़ा हो गया था और इस बार झगड़ा बहुत शदीद नोयत का था। जवाबन गोली चली और ज़िया से वो आदमी शदीद ज़ख्मी हुआ था। लोग उसे अस्पताल ले गए और ज़िया भाग गया। जाते जाते वकार को नए ठिकाने का बता दिया था। सबोही और वकार को भी वो जगह बहालत मजबूरी उसी वक्त छोड़ना पड़ी थी। वो चारों बच्चों को लेकर ज़िया की बनाई गई जगह पर पहुंच गए। वो सब बिल्कुल खाली हाथ थे। वहाँ कुछ अरसा रहे थे और फिर उन लोगों ने खामोशी से वो शहर छोड़ दिया और फिर वहाँ मौजूद ज़िंदगी एक नए अंदाज में शुरू हो गई थी, जिसमें अनथक मेहनत और जद्दोजहद शामिल थी। सब कुछ दोबारा हासिल करने के लिए एक लंबा चौड़ा सफ़र तय किया था। वो लोग अपने अपने कमरों में थे। काशफा आज शाम के बाद जब घर आई तो उसकी हालत बड़ी अजीब सी थी। वो कमरे में चली गई थी और फिर कमरे की चीज़ें तोड़ने लगी। शोर सुनकर वो दोनों कमरे से निकली थी। मॉम कमरे की हालत देखकर हैरान हुई थी। ये क्या कर रही हो तुम? मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। उस ब्लडी ने मेरे साथ धोखा किया है, वो चीख रही थी। जो चीज़ हाथ लगती फेंकती जा रही थी। आदला भी वहाँ आ गई थी। किसने धोखा दिया है? उस ब्लडी अना ने। उसने सब कुछ वलीद को बता दिया। मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे शूट कर दूंगी। आई विल किल हर। वो चीख चिल्ला रही थी। आदला ने नासमझी से माँ को देखा था। आराम सुकून से बैठो। अच्छा लो ये पानी पियो। मॉम ने उसे संभालना चाहा था।
गिलास में पानी डालकर दिया। उसने हाथ मारकर गिलास तोड़ दिया था। वो नफरत करता है मुझसे। उसने पब्लिक के सामने मेरी इंसल्ट की, मुझे थप्पड़ मारा। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। वो डिप्रेशन की आखिरी हद पर थी। आदला ने उसे देखा और फिर बेड के पास आकर उसने दराज़ें खंगाली थी। काशफा उस वक्त ड्रिंक किए हुए थी। उसे कुछ भी समझाना बेसूद था। आदला ने दराज में कुछ पिल्स निकाली थी और कमरे से निकल गई थी। दोबारा वो ग्लास में पानी लिए अंदर आए थे। काशफा ज़मीन पर बैठी हुई थी और मॉम उसे समझा रही थी और वो मुसलसल सर नफ़ी में हिला रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी कैफियत थी। ये पिल्स ले लो, आदला ने सख्ती से कहा था। काशफा ने बहन को घूरा और उसे धकेलने की कोशिश की। आदला ने उसके पास बैठकर ज़बरदस्ती उसके मुंह में पिल्स डालकर उसके मुंह से ग्लास लगा दिया था। कुछ पानी उसने पिया था और कुछ उसके कपड़ों पर गिरा था। कुछ देर बाद वो पुरसुकून थी। उसे नींद आना शुरू हो गई थी। वो सो गई तो दोनों ने उसे बिस्तर पर लिटाकर कमरे से निकल आई थी। काशफा का ये पागलपन और जुनूनियत दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, आदला ने तशवीश से कहा था। मुझे तो डर लगने लगा है कि कहीं ये भी अयाज की रविश पर न चलने लग जाए। न जाने वो कहाँ है, कहीं दिन हो गए उसकी कोई खैर खबर नहीं। और तुम्हारे डैड हैं, वो भी न जाने कहाँ है, कोई राब्ता नहीं, कोई इत्तला नहीं। आदला ने खामोशी से माँ को देखा था। अब्दुल कयूम मुल्क से बाहर भाग चुका था और अयाज न जाने कहाँ ठिकाना बनाए हुए था और अब्दुल कयूम ने बाहर जाने के बाद कोई राब्ता नहीं रखा था। जब दौलत नाजायज़ ज़राए से कमाई जाए तो इसके यही नताइज निकलते हैं जो आज ये सारा ख़ानदान भुगत रहा था। आदला मॉम के पास बैठकर उनकी दिलजोई कर रही थी जब उनके घर का फ़ोन बजा था। उसने कॉल रिसीव किया और दूसरी तरफ से जो बताया गया था वो सुनते ही आदला के आसान खता हो गए। उसके हाथ से रिसीवर छूट गया था। मॉम, वो चीखने लग गई थी। मॉम, अयाज, अयाज। अल्फाज उसके होंठों से अदा नहीं हो रहे थे। क्या हुआ अयाज को? वो बहुत घबरा गई थी। मॉम, अयाज पुलिस इनकाउंटर में मारा गया है। अयाज के दोस्त की कॉल थी, उसे भी किसी ने अभी इतला दी है। वो बताकर चीख कर रोने लग गई और मॉम वो बेहिस्सो हरकत आदला को देखे जा रही थी। उनकी कैफियत ऐसी थी कि जैसे इस खबर ने उनको बहुत ज़्यादा शौक पहुंचाया हो। आदला शिद्दत से रो रही थी और मॉम बेयकीन निगाहों से देख रही थी। तभी घबराया हुआ परेशान सा चौकीदार फ़ौरन अंदर दाखिल हुआ था। बेगम साहिबा, बाहर पुलिस आई है, सारे घर को घेरे में ले रखा है और अंदर दाखिल होना चाहती है। ये दूसरा झटका था। रोती हुई आदला ने हैरानी से उसे देखा था। चौकीदार ने एक दो पल आदला और बेगम साहिबा के हुक्म का इंतज़ार किया था। दोनों गुमसुम थी। आदला को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। और फिर कुछ देर पुलिस की नफरी उनके घर में दाखिल हो रही थी। उन माँ बेटी को लेडी पुलिस ने एक तरफ बिठा लिया था और खुद कमरों की तलाशी लेने लगी। एक कमरे से नींद में झूलती काशफा को भी दो लेडी पुलिस कांस्टेबल पकड़कर बाहर ले आई थी, जिनको काशफा गाली गलौज के साथ साथ मुगलजात बक रही थी। काशफा को लाकर उन्होंने उसकी माँ के सामने सोफे पर बिठा दिया था। उनके घर में हर एक कमरे में हर जगह पुलिस के आदमी दनदनाते फिर रहे थे और आदला थी कि हैरत से आंखों में नमी लिए उनको देख रही थी। मुस्तफ़ा तबिंदा को अपने सामने देखकर जब से होंठ दांत तले दबा गया था और तबिंदा भी उनकी तो वो हालत थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। मुस्तफ़ा तुम? उन्होंने सहारे के लिए दरवाजे का पट थामा था। हाँ मैं। मुस्तफ़ा का अंदाज़ तंजिया था। कुछ देर बाद मुस्तफ़ा तबिंदा भी के साथ उनके घर के एक कमरे में मौजूद था। घर पुरानी तर्ज का था। चंद कमरे थे, लकड़ी की छतें और बहुत सीधा दीवारें थी। इस वक्त किसी भी सवाल जवाब का मेरे पास कोई वक्त नहीं। तबिंदा भी मुस्तफ़ा के सामने मुजरमों के इस अंदाज में बैठी हुई थी, जबकि मुस्तफ़ा का अंदाज बेलचक था। शहवार की तबीयत बहुत ख़राब है, वो अस्पताल में है, आपको मेरे साथ अभी चलना होगा, दो टोक लहजे में कहा था। तबिंदा ने अजहद परेशानी से मुस्तफ़ा की सूरत देखी थी। क्या हुआ शहवार को? उन्होंने बेताबी से पूछा था। मेरे साथ चलिए, आपको खुद इल्म हो जाएगा, मुस्तफ़ा बेलचक अंदाज में कहकर खड़ा हो गया था। जवाबन तबिंदा भी को भी खड़ा होना पड़ा था। उन्होंने कुछ कहना चाहा, फिर लब भींच लिए। मैं आती हूँ, मुनम लहजे में कहकर चली गई थी और फिर कुछ देर बाद लिबास बदलकर चादर और पर्स लेकर लौटी थी। साजदा और बच्चे हैरत से सब देख रहे थे। तबिंदा खाला बी के पास गई थी, उन्हें तसल्ली दी थी कि वो जल्द आ जाएंगी। वो कुछ देर के लिए शहवार के पास जा रही हैं। उन सबको तसल्ली दिलासे देकर वो मुस्तफ़ा के साथ उसकी गाड़ी में आ बैठी थी। मुस्तफ़ा बहुत संजीदगी से ड्राइव कर रहा था। उसने एक दो बार किसी से फ़ोन पर बात की थी। हाँ अमजद, क्या पोजीशन है? तुम लोग घर को हिरासत में रखो, अब्दुल कयूम को वापस लाने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। और हाँ, उन तीनों ख़वातीन पर कड़ी निगाह रखनी है, घर से बाहर नहीं निकलने देना। कॉल बंद करके वो फिर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तबिंदा भी गाए बगाए मुस्तफ़ा के सपाट तासुरात देख रही थी। उनके अंदर इतनी हिम्मत ना थी कि वो मुस्तफ़ा को मुखातिब कर पाती। वो कुछ देर यूं ही उलझन और कशमकश में बैठी रही थी और फिर उन्होंने गहरा सांस खारिज करते सीट से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली थी। उनकी आंखों से नमी गालों पर बहने लगी तो मुस्तफ़ा ने संजीदगी से उन्हें देखा।
देखा था। उसने कुछ कहना चाहा, फिर लब भींच लिए थे। काफ़ी देर बाद मुस्तफ़ा ने गाड़ी अस्पताल के अहाते में रोकी तो तबीना ने आंखें खोली तो मुस्तफ़ा ने देखा उनकी आंखें बेहद सुर्ख थी। माजी से हाल तक का सफ़र तय करते करते सारी सुर्खी जैसे उसकी आंखों में सिमट आई थी। काश वो बता सकती कि उन्होंने क्या कुछ बर्दाश्त किया था, क्या कुछ सहा था। वो खामोशी से उतरी थी। मुस्तफ़ा गाड़ी पार करके उनके साथ चलता हुआ अंदर की तरफ बढ़ा था। काफ़ी बड़ा अस्पताल था। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरते वो जब रूम में दाखिल हुए तो वहाँ मौजूद लोगों को देखकर ताबिंदा एकदम साकित हो गई थी। वो सब भी उनको देखकर चौंक गए थे। ताबिंदा, मेहरुनिसा बेगम पुकारी थी। वो उठकर ताबिंदा की तरफ आई थी। उन्होंने ताबिंदा बी को गले लगाया था और ताबिंदा भी उनके गले लगकर यूं रोई थी गोया बरसों से बिछड़ा किसी अपने से मिलकर रोता हो। अब्बास और शाज़िब भी वहीं थे। वो सभी हैरतज़दा थे। ये एकदम अचानक मुस्तफ़ा के हमरा ताबिंदा भी कहाँ से आ गई थी? क्या हुआ मेरी बच्ची को? ताबिंदा भी ने मेहरुनिसा बेगम से जुदा होकर उनको देखा तो वह नज़रें झुका गई थी। ताबिंदा भी अब्बास के कंधे पर हाथ रख के शाहज़ेब को सलाम करते शहवार की तरफ बढ़ी थी। वो अभी भी इंजेक्शन के ज़ेर असर थी। शहवार, उन्होंने मोहब्बत से शहवार के चेहरे पर हाथ रखा था। डॉक्टर कह रहे थे कि उसे सुबह तक होश आएगा। उन्होंने सवालिया नज़रों से मुस्तफ़ा फिर मेहरुनिसा बेगम को देखा तो उन्होंने बताया था। शाहज़ेब साहब अब्बास और मुस्तफ़ा को लेकर कमरे से निकल गए थे। ताबिंदा मी ने फिर मेहरुनिसा से पूछा था। जवाबन उन्होंने सारी कहानी कह सुनाई थी। शहवार का मिसकैरेज हुआ था। इतना बड़ा सदमा था। ताबिंदा बी का दिल गम से फटने लगा। उन्होंने बहुत मोहब्बत और तवज्जो से शहवार को पाला था, कभी कोई तकलीफ़ ना आने दी थी। और अब जब ये खुशी मिल रही थी तो कैसे वो खुशी उससे दूर हो गई थी। वो रात उन सब के लिए बहुत अज़ियतनाक थी। माजी ने आयशा और सबा को कॉल कर दी थी। अगली सुबह दोनों बहनें आ गई थी। आयशा तो उधर ही रही थी जबकि सबा लाइबा के पास चली गई थी। सुबह के वक्त शहवार की नींद टूटी थी। वो ताबिंदा को देखकर साकित रह गई थी। अम्मी, ताबिंदा बी ने उसके हाथ को मोहब्बत से चूम लिया था। शहवार हैरत से माँ को देख रही थी। उस वक्त उसके जहन में कोई और ख्याल, कोई तसव्वुर ना था। अम्मी आप? हाँ मेरी जान, मैं हूँ। वो फिर रो दी थी और पहली बार शहवार के जहन को कुछ क्लिक हुआ था। उसने चौंक कर इतराफ़ में देखा। कमरे में मेहरुनिसा बेगम भी थी लेकिन कमरा कोई और था। एकदम उसके जहन में कोई धमाका हुआ था। लाइबा के यहाँ बेटे की विलादत हुई थी। वो क्लिनिक में थी जब अयाज़ और उसके साथी अचानक वहाँ आ धमके थे और उन्होंने उसको दबोच लिया था और उसे ज़बरदस्ती साथ ले गए थे। उसने मज़ाहमत करना चाही थी लेकिन अयाज़ ने उसे बेहोश कर दिया था और फिर जब उसे होश आया था तब वो अयाज़ के पास थी। अयाज़ ने उसे दरिंदों की तरह पीटना शुरू कर दिया था और दर्द से नढाल होते वो ज़मीन पर गिरी थी। उसके अंदर उठने वाले दर्द ने उसे बहुत जल्द आवाज़ से बेगाना कर दिया था। शहवार चौंकी थी। उसने अतराफ़ में देखा और फिर खुद पर झुकी ताबिंदा को। मुझे क्या हुआ है? वो परेशान हो चुकी थी। ताबिंदा भी ने निगाह चुराकर मेहरुनिसा को देखा। वो भी फ़ौरन करीब आई थी। कुछ नहीं हुआ, बस तुम्हारी तबीयत कुछ ख़राब थी तो अस्पताल ले आए थे। मेहरुनिसा बेगम ने उसे टालना चाहा था लेकिन शहवार के चेहरे की कैफियत न बदली थी। उसे ड्रिप लगी हुई थी। उसने उठने की कोशिश करना चाही तो मेहरुनिसा बेगम ने कंधे पर हाथ रखकर उसे उठने से मना कर दिया था। सब ठीक है, टेंशन न लो। शहवार ने खौफज़दा नज़रों से उन्हें देखा। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा था। अयाज़ के ठिकाने पर मुस्तफ़ा ने रेड किया था। अयाज़ मारा गया, अब सब ठीक है, मेहरुनिसा बेगम ने बताया तो शहवार के चेहरे की कैफियत बदली थी। उसने आहिस्तगी से अपना बायां हाथ उठाया और अपने पेट पर रखा था। वो कुछ महसूस करना चाहती थी लेकिन कुछ समझ ना आ रही थी। फिर एकदम उसके चेहरे की कैफियत बदलना शुरू हो गई थी। देखो ताबिंदा भी अब आ गई है, ये अब कहीं नहीं जाएगी। उस बदलती कैफियत को देखते मेहरुनिसा बेगम ने कहा था। साथ ताबिंदा बुआ को देखा तो उन्होंने इस बात में सर हिलाया था जबकि शहवार हर चीज़ से बेनियाज एकदम फूट फूट कर रोना शुरू हो गई थी। मेहरुनिसा बेगम और ताबिंदा बी के तो हाथ पाँव फूलने लग गए थे। मैं मुस्तफ़ा को भेजती हूँ, मेहरुनिसा बेगम ने घबरा कर कहा और फिर वो बाहर चली गई थी। ताबिंदा भी शहवार को संभाल रही थी लेकिन शहवार का रोना था कि कम ही नहीं हो रहा था। चंद सेकंड बाद मुस्तफ़ा तेज़ी से कमरे में दाखिल हुआ था। ताबिंदा भी मुस्तफ़ा को आते देखकर खुद कमरे से निकल गई थी। शहवार, मुस्तफ़ा ने शहवार को थाम लिया था। शहवार मुस्तफ़ा के साथ लगकर शिद्दत से रोई थी। मुस्तफ़ा ने कुछ नहीं कहा था, बस उसे अपने अंदर का गुबार निकालने दिया। वो जानता था कि वो इस वक्त किस कैफियत से गुजर रही होगी और रो रो कर वो थक गई तो मुस्तफ़ा से अलग होकर वो तकिए पर सर रखकर आंखों पर बाजू रखकर लेट गई थी। मुस्तफ़ा ने उसे खामोशी से लेटने दिया था। वो खुद भी अभी उससे कोई बात नहीं करना चाहता था। कुछ देर बाद मेहरुनिसा बेगम और ताबिंदा बी के साथ डॉक्टर भी आ गई थी। डॉक्टर ने शहवार को चेक किया था। शहवार महज खामोश रही थी। उसने बस सर हिलाया था। मेहरुनिसा बेगम और ताबिंदा बी को उसकी खामोशी से अजीब सी वहशत होने लगी।
मुस्तफ़ा बाहर आया तो मेहरुन्निसा बेगम भी आ गई थी। शहवार इस कदर खामोश क्यों है, बात क्यों नहीं कर रही? इतने बड़े हादसे से वो गुजरी है, ऐसे में ऐसी कैफियत हो जाना बहुत फितरी सी बात है। आप उसे फ़िलहाल उसके हाल पर छोड़ दें। ये ज़ख़म ऐसा है कि एकदम नरहाल नहीं होने वाला, बहुत वक्त लगता है। मुस्तफ़ा का खुद सबसे बुरा हाल था। मेहरुन्निसा बेगम ने खामोशी और अफसुर्दगी से उसे देखा था और वो अपनी बात कहकर आगे बढ़ गया तो मेहरुन्निसा बेगम ने बहुत अफसुर्दगी और रंजीदगी से दोबारा कमरे की तरफ कदम बढ़ाए थे। वलीद आज रूटीन के खिलाफ सुबह जल्द बेदार हुआ था। वो तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आया तो वहाँ सभी मौजूद थे, बशमूल अना वकार के। अना को देखकर वलीद के तेवर बदले थे, जबकि बाकी सब उसे अच्छी तरह तैयार देखकर हैरान हुए थे। कहाँ की तैयारी है? जैसे ही वो नॉर्मल अंदाज में कुर्सी घसीट कर बैठा तो ऐसा ने पूछा था। मैं जबरी छुट्टियों और बेड रेस्ट से तंग आ चुका हूँ, इसलिए आज से मैं ऑफिस जाऊँगा, कमाल बेनियाजी से उसने कहा था, जबकि सबने घूरा था। अना वलीद के आ जाने से शदीद डिस्टर्ब हो गई थी। वो अखबार देख रही थी। वलीद के आने पर मुकम्मल तौर पर अखबार में सर दे दिया था। इतनी जल्दी क्या है? अभी तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है, मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाओ तो फिर चले जाना, ज़िया साहब ने कहा तो वलीद ने संजीदगी से बाप को देखा था। मैं तंग आ चुका हूँ, इससे ज़्यादा फारिग घर में नहीं रह सकता, इसलिए मैं ज़रूर ऑफिस जाऊँगा। कतई अंदाज था। ओके एज़ यू विश, लेकिन ड्राइवर साथ होगा, तुम खुद गाड़ी ड्राइव नहीं करोगे? वकार साहब ने मुस्कुराकर रजामंदी दे दी थी। वो मुस्कुराया था। एक अखबार पढ़ते अना चौंकी थी। ओह नो, उसकी आवाज़ इस कदर बेख्तियार थी कि सबने उसे देखा था। क्या हुआ? उसके बाएं तरफ बैठी रोशनी ने पूछा। अना ने अखबार चेहरे से हटाया था। वो कोई खबर पढ़ रही थी जो पढ़ती जा रही थी। उसके चेहरे पर तशवीश की कैफियत पैदा होती जा रही थी। कोई ख़ास खबर है क्या? रोशनी ने फिर पूछा तो उसने बहुत दुख से उसे देखा और खामोशी से उसका मोबाइल उठाकर तेज़ी से वहाँ से चली गई थी। इसे क्या हुआ? सबोही बेगम ने हैरत से देखा था। रोशनी ने खामोशी से अखबार थाम लिया। वो वही खबर पढ़ने लग गई थी जो कुछ देर पहले अना पढ़ रही थी। शहर के मशहूर बिजनेसमैन अब्दुल कयूम का बेटा अयाज अब्दुल कयूम गुज़श्ता रात पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। उसने बाआवाज़ बुलंद खबर पढ़ी थी। वलीद भी चौंका था। उसने तेज़ी से रोशी से अखबार ले लिया था। बाकी की जो तफसीलात थी उसको पढ़ते ही वलीद एकदम साकित हुआ था। रोशी उठकर अना के पीछे आई थी। वो तेज़ी से कोई नंबर मिला रही थी, लेकिन दूसरी तरफ कोई कॉल पिक नहीं कर रहा था। मुस्तफ़ा भाई के नंबर पर कॉल कर रहा हूँ, मेरे मोबाइल में वो सेव है, रोशी ने कहा तो उसने दोबारा नंबर डायल किया था और फिर कुछ देर बाद कॉल पिक कर ली गई थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? दूसरी तरफ मुस्तफ़ा बहुत संजीदा था। मैंने अभी न्यूज़पेपर्स देखा है। आई कांट बिलीव इट, अयाज मर गया और शहवार वो ठीक है ना? हाँ शहवार ठीक है। मुस्तफ़ा का अंदाज़ संजीदा था। कौन से अस्पताल में आप लोग? मैं अभी पहुंचती हूँ, उसने पूछा तो जवाबन मुस्तफ़ा ने एड्रेस समझा दिया था। वो कॉल बंद करते ही कमरे की तरफ भागी थी। बैग और चादर लेकर वो बाहर आई तो वहाँ रोशी और सबोही भी जाने को तैयार थी। शायद वलीद भी मुस्तफ़ा से बात कर चुका था, सो अब सबको इल्म हो चुका था। वो चारों वलीद के हमरा ही अस्पताल आई थी। वलीद बहुत खामोश था, जबकि अना गुमसुम मुस्तफ़ा से मिलकर सलाम दुआ करके कमरे की तरफ बढ़ी थी। तभी और देगर लोग कमरे से निकलती ताबिंदा भी को देखकर सबोही बेगम का पूरा वजूद हिल गया था। अफशा भाभी, ओह माय गॉड। तो कैसी लगी आप लोगों को ये एपिसोड? क्योंकि इसमें बहुत बहुत सारे धमाके हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो सीन जहाँ से शुरू होता है उसमें हुमायूं आता है लाला रुख के पास और उसको धमकी वगैरह देता है कि तुम दे दो हमें सारी अपनी जायदाद के कागजात, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मतलब कितना घटिया है ये हुमायूं और कितना इसने फजूल हरकत की है, ठीक है। तो उसके बाद फिर उसकी सारी जो सिचुएशन होती है वो घर तब्दील कर लेते हैं और फिर जो ज़िया और अफशा वगैरह, मतलब यार मैं सल्यूट करती हूँ इस राइटर को। सुमेरा शरीफ तूर ने इतने अच्छे से सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से बताया है कि मतलब यार इंसान दंग रह जाता है कि उसने कितनी अच्छे से पूरी स्टोरी बनाई। मतलब यार यही तो होता है नॉवल, यही तो होती है जिद्दत, यही तो होता है एक तरीका कि आप अपने जो रीडर है उसको हैरत में डाल दो, उसको उलझन में डाल दो कि यार ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। सब कुछ अनएक्सेप्टेड हुआ, मतलब अनएक्सेप्टेड। अब इसमें एक चीज़ का पता नहीं चल रहा, एक्सेप्टेड होता है ना, अनएक्सपेक्टेड, एक्सेप्टेड नहीं एक्सपेक्टेड, ये दोनों वर्ड आगे पीछे हो जाते हैं। खैर, तो जो राबिया का और वो सिकंदर का वो समझ नहीं आए कि वो तो कह रहे थे कि उसको कत्ल कर दिया, उनकी स्टोरी अभी हमें पता नहीं चली, तो वो बाद में पता चल जाएगी। और उसके बाद जो ये लाला रुख का सीन, लाला रुख कैसे वहाँ से निकली, उसके साथ क्या सिनेरियो हुआ और ये सारा कुछ। और सबसे बड़ी बात
अयाज़ के साथ बहुत अच्छा हुआ, यही डिज़र्व करता था। इतना घटिया इंसान इसको इनकाउंटर में मरना ही चाहिए था, जितनी इसकी घटिया हरकतें थी। और उसके बाद पूरी फैमिली ही करप्ट है। मतलब काशफ़ा ने जितना और जो वलीद ने किया ना, मज़ा आ गया, मतलब सुकून आ गया, दिल में ठंडक पड़ गई। जो उसने थप्पड़ जाकर उसको मारा और फिर उसकी जो इंसल्ट की काशफ़ा की, वो यही डिज़र्व करती थी। लेकिन यार जो जिस तरह की स्टोरी थी और जिस तरह से स्टोरी बताई गई है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैंने तो लिटरली बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और फिर जिस तरह से स्टोरी थीम चली, इधर से सारा सिनेरियो हुआ और मुस्तफ़ा को पता चल गया। अच्छा, उसने सारी मालूमात ले ली और फिर वो डायरेक्ट उधर घर पहुंच गया और फिर तबिंदा बीवी को लेकर आ जाता है। यार कितना अच्छा इंसान है ये मुस्तफ़ा, उसको कितनी अपनी बीवी की केयर है कि मतलब देखो ना कि वो अब इस तरह की कंडीशन में है, तो उसके लिए ज़रूरी था कि वो अपनी माँ से मिलती। और अब ये सारे एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स शहवार का भाई वलीद है, तो ये भी सारी चीज़ पता चल जाएगी कि वो दोनों सगे बहन भाई हैं, तो ये सारी चीज़ भी पता चल जाएगी। और ये सारा कुछ बताएगी अब, ये क्या अफ़शा बताएगी और पता नहीं अगली एपिसोड में क्या क्या। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। तो इसीलिए मेरा ख़्याल है इस चीज़ को इधर इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं, ताकि मैं अगली एपिसोड को रिकॉर्ड करूँ। बाकी आप लोग अपना बताएं कि आप लोगों को यही लगता था या आप लोग क्या सोच रहे थे कि ये स्टोरी किस तरह से जाएगी। और इसकी सारी स्टोरी आप लोगों को जो पता चली है, मतलब मुझे बताओ कि आप लोगों ने क्या सोचा था, आप लोगों के माइंड में क्या स्टोरी थी, और अब आप लोगों ने जो पढ़ा है तो क्या वो एग्जैक्ट वैसी ही थी या डिफरेंट थी। तो आप लोग अपना बताओ, क्योंकि जब मैंने शुरू में पढ़ा था मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, इतना उलझे हुए शुरू में, क्योंकि 1 महीने बाद हम लोग पढ़ते थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता था। तो ये सारा कुछ इतना सिनेरियो थोड़ा सा इतना डिफ़िकल्ट था कि कुछ समझ नहीं आ रही थी यार, कि इतनी सारी स्टोरी किस तरीके से। अभी भी एक वो बात समझ नहीं आ रही कि उस दिन वो जो मरे थे बच्चे वो किसके थे। आप लोग बताओ, आप लोगों को कुछ अंदाज़ा है? और उसके बाप को कैसे छोड़ दिया राबिया और उसके बाप को, ये सारी बातें भी आप लोग बताओ। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।